हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने हैं, जिसमें हमने कुछ तो पढ़ लिया था और कुछ आज डिस्कस करेंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, आप अगर बता पाओ तो बताओगे मुझे। हाँ, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ हेल्थ, कुछ डिजीज, कुछ इसके कॉन्सेप्ट, इसके बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टॉपिक का नाम बेसिकली लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। क्या है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आप जानते हो लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? पहली बात, अपन एकदम सिंपल बात करें कि डिजीज को कई प्रकार से रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? या तो डिजीज को होने से बचाया जाए, या डिजीज हो गई तो जल्दी पहचाना जाए, या जल्दी पहचान लिया तो फिर नहीं पहचाना, या पहचान लिया। दो कंडीशन होगी। अगर हमने जल्दी पहचान लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करना, तो ऐसे करके लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसमें मोस्टली क्या है, 4 स्टेज है। पहला होता है प्राइमोर्डियल, दूसरा होता है प्राइमरी, तीसरा होता है सेकेंडरी। अब देखो, एकदम सिंपल समझेंगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर गलत कर बैठोगे। तीसरा होता है थर्सरी। क्या होता है थर्सरी? अब देखो, एक सिंपल शब्दों में समझते, एकदम सिंपल। किसी भी मरीज को रिस्क फैक्टर है ही नहीं, रिस्क फैक्टर को ही खत्म कर देना प्राइमोर्डियल कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, उसी से याद रखना है। आप जितना ज्यादा इसको डीप में जाओगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एकदम सिंपल याद रखना है कि क्या, कि किसी भी मरीज को कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद में भी उसको ये ज्ञान देना कि तू ऐसी डाइट खा, ये फैट खा, ये एसेंशियल फैटी एसिड अच्छा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड मत खाओ, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए, इससे आपकी बॉडी में फ्यूचर में कभी बीमारी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? मास कम्युनिकेशन को, कैसे कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड ज्ञान देना प्राइमोर्डियल कहलाता है। सवाल कैसे आएगा कि मरीज का ओबेसिटी प्रिवेंशन के लिए, किसी बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, 4 5 10 साल का, स्कूल जा रहा है, उसको बोल देंगे देख ऐसी डाइट खा तो फ्यूचर में तेरे को ओबेसिटी नहीं होगी। ये क्या है? ये एक प्राइमोर्डियल है। इसको रिस्क फैक्टर को खत्म कर रहे हैं। उसको बोलते हैं एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, इससे भी अच्छा रहता है। उसको ज्ञान दे रहे हैं, सिर्फ वो करे या नहीं करे अलग बात है, हम उसको ज्ञान दे रहे हैं। इसका मतलब हो गया प्राइमोर्डियल। अब आप लोग बाइक ड्राइव कर रहे हो, आप लोग बाइक ड्राइव कर रहे हो, आपको मैं बोलूं हेलमेट या पहन के फिर बाइक ड्राइव करनी चाहिए। आप हेलमेट पहनते हो, अगर आप हेलमेट पहनते हो इसका मतलब आपने एक्शन लिया, एक्शन लिया। अगर मैं हेलमेट पहन के बाइक चलाऊं, अगर मैं बाइक राइड करूं, तो बाई चांस मैं नीचे गिरता भी हूं अगर, तो मेरे हेड में इंजरी नहीं होगी, और हेड में इंजरी नहीं होगी इसका मतलब मैं डिजीज से बच गया। तो एक्शन टेकन टू द prior टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज, किसी भी बीमारी को होने से पहले उसके ऊपर कुछ काम करना प्राइमरी कहलाता है। जैसे कि आप गर्मियों के मौसम में ऊपर टेरेस पे, रूफटॉप पे सो रहे हो, मई जून का महीना है, शॉर्ट पहन रखा है, कैपरी पहन रखा है, बरमूडा पहन रखा है, बनियान पहन रखी है, सो रहे हो क्योंकि गर्मी है, मच्छर घूम रहे हैं इधर उधर चारों तरफ, आपने जाली लगा ली, दैट्स कॉल्ड बेड नेट। आपने बेड नेट लगा लिया, अब मच्छर अंदर नहीं आ सकता जाली में, आपने प्रोटेक्शन लगा लिया, आपने बैरियर यूज कर लिया। तो बताओ, बैरियर यूज कर लिया तो ये क्या है? ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। ये क्या है? ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। ये बात समझ गए आप? गाड़ी आप चला रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, आपने सीट बेल्ट लगा लिया, आपने सीट बेल्ट लगा लिया, तो बताओ सीट बेल्ट लगाने से बाई चांस कुछ भी अचानक ब्रेक भी लगाओगे तो आपको इंजरी नहीं होगी, इंटरनल इंजरी गाड़ी से। ये भी क्या है? एक प्राइमरी प्रिवेंशन है। तो जिस
कोई भी डिजीज को होने से रोकना प्राइमरी कहलाता है। फिर आता है सेकेंडरी। अब बात सुनना, फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। डिजीज हो चुकी है, डिजीज स्टार्ट हो चुकी है, डिजीज को जल्दी जल्दी रोक देना। डिजीज स्टार्ट, इसमें डिजीज नहीं हुई है, इसमें सिर्फ ज्ञान दे रहे थे। इसमें ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो। क्या करो? हेलमेट पहन लो, जाली लगा दो, जाली लगा दो, तो रिस्क फैक्टर को हमने अवॉइड कर दिया। फिर आता है सेकेंडरी। फिर क्या आता है जी? सेकेंडरी आता है। व्हाट इज सेकेंडरी? सेकेंडरी का मतलब होता है डिजीज स्टार्ट हो चुकी है, डिजीज को जल्दी जल्दी रोकना। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टू halt द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज। डिजीज शुरू हो चुकी है, प्रोग्रेस को रोक दिया, जल्दी जल्दी डायग्नोस कर लिया। अर्ली डायग्नोस, अर्ली डिटेक्शन, any screening examination like that breast self examination, testicular self examination, Montex test और सारे स्कूल हेल्थ चेकअप, किसी में भी जो आएगा वो सेकेंडरी में आएगा। किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। फिर आता है थर्सरी लेवल का प्रिवेंशन। मरीज को, मैं जैसे गाड़ी चला रहा था, मैंने हेलमेट नहीं पहना, मैं नीचे गिर गया, अब मेरे सर पे भी लगी, मेरे पाँव पे भी लगी। अगर मेरे पाँव पे लगती है तो ठीक है, अगर नहीं लगती है इसका मतलब मेरा प्राइमरी प्रिवेंशन ओके है। अगर पाँव पे लग जाती है, फीमर बाई चांस फ्रैक्चर हो जाती है, तो सुनिए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, वो आएगा सेकेंडरी में। वो किस में आएगा? सेकेंडरी में। तीसरी बात, फीमर का ऑपरेशन हो गया, फीमर का पूरा ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन करवाने के बाद, ऑपरेशन करवाने के बाद में फिजियोथेरेपिस्ट आता है, एक्सरसाइज करवाता है, क्रच वॉकिंग करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्टर से प्रिवेंट करने के लिए रेंज ऑफ मोशन, पैसिव एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, डिसयूज एट्रोपी नहीं हो, कॉन्ट्रैक्चर नहीं हो, मसल्स एट्रोपी नहीं हो, वापस हम पहले जैसी कंडीशन में आ जाए, ऑप्टिमम हेल्थ लेवल पे पहुंच जाए। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन किस में आएगा? थर्सरी में आएगा। वापस पहले जैसी कंडीशन में लाना क्या आएगा? थर्सरी में आएगा। अब थर्सरी में क्या होता है? अलग अलग सिचुएशन होती है, उसके बारे में हम अलग अलग बात कर लेंगे। तो एक एक के बारे में पढ़ ले। तो सबसे पहला लेवल ऑफ प्रिवेंशन में लिखोगे आप प्राइमरी लेवल ऑफ, प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन? प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमोडियल का मैंने देखो इसमें की वर्ड होते हैं। आप लोग क्या करते हो? आपकी सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है पता है आपको? आपकी सबसे गंदी आदत क्या है पता है? आपकी सबसे गंदी आदत है आप हर चीज को लाइन टू लाइन रटने की कोशिश करते हो, और जितना ज्यादा आप रटोगे उतना ही नुकसानदायक है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज रटे नहीं। जो मैं बताऊं, जो हम स्टार लगवाएं, जो हम अंडरलाइन करवाएं, जिसके ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट बताए उसी को याद करना है, उसी को याद करना होता है। ये कंपटीशन का मीनिंग है। कंपटीशन में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन बाकी वाली लाइनें पढ़ाना जरूरी क्यों है? कि कल के दिन बाई चांस आप सीधा पढ़ोगे और हमने वो दो लाइनें अगर लिखवाई है जो एग्जाम में आती है, तो फिर आप लोग चूक जाओगे कि ये क्या लिखवाया था, क्योंकि याद नहीं रहता। हमें खुद का डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहता, हमें परिवार का कोई फैमिली फंक्शन याद नहीं रहता, हमारा कोई ऑस्पिशियस ओकेजन हमें याद नहीं रहता। तो इसीलिए कुछ न कुछ उसके लिए मेमोरी होती है कि इससे पहले हुआ था, इसके बाद हुआ था, उस दौरान ये घटना हुई थी, ये इंसिडेंट हुआ था, हमने उस दिन ऐसे किया था, फिर लोगों ने ऐसे किया था। तो कुछ न कुछ हमें साथ में लिखवाना पड़ता है ताकि आप लोग याद करो। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे आपको याद करने में इजी रहता है। लेकिन हम इतना भी नहीं लिखवा सकते कि जो सीधा एग्जाम आए, कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा बतानी पड़ती है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा कि यह याद करना है, बाकी वाला एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलो प्राइमोडियल के बारे में बात करें, तो बात करें प्राइमोडियल के बारे में। आप सभी ठीक तैयार हो? ठीक है। प्राइमोडियल का मतलब क्या था? इट इज द प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। पहला ही लाइन, इट इज द प्रिवेंशन और इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के डेवलपमेंट को रोक देना प्राइमोडियल कहलाता है।
रिस्क फैक्टर के डेवलपमेंट को रोक देना प्राइमोडियल कहलाता है। एक ही लाइन में समझ आ गया। अब ये पहला वर्ड आएगा कि प्राइमोडियल की डेफिनेशन बताओ। आपको ऐसे की ऐसे लाइन टू लाइन ये याद करनी पड़ेगी। ये सवाल बन गया प्राइमोडियल का। ये प्राइमोडियल का क्वेश्चन बना कि नहीं बना? सर ये प्राइमोडियल का क्वेश्चन है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट बात, मोड ऑफ इंटरवेंशन। इसमें इंडिविजुअल को एजुकेशन दिया जा सकता है, मास पूरी कम्युनिटी को एजुकेशन दिया जा सकता है। प्राइमोडियल लेवल इज बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ये सवाल बन गया। ये नहीं बना, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। मास एजुकेशन मतलब प्राइमोडियल। प्राइमोडियल ऑप्शन में नहीं है तो फिर प्राइमरी। कई बार प्राइमोडियल ऑप्शन में नहीं होता तो हम उसको प्राइमरी मान लेते हैं। ये भी एक ध्यान रखना, प्राइमोडियल और प्राइमरी दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। प्राइमोडियल ऑप्शन में नहीं हो तो मास एजुकेशन को प्राइमरी मान लेना। ये सवाल बन गया। ये क्वेश्चन क्या बना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो थेरेपी दिया जाता है, लोगों को ज्ञान दिया जाता है कि ऐसे करो, आप फ्यूचर में ऐसे रहोगे, फिट रहोगे, एकदम एक्सरसाइज कीजिए, ये डाइट खाइए, ये डाइट अवॉइड कीजिए। ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? ये रिस्क फैक्टर को खत्म करने वाला प्रिवेंशन है। ये रिस्क फैक्टर को खत्म करने वाला प्रिवेंशन है। इसीलिए इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल प्रिवेंशन मॉडिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलो ये 2-3 क्वेश्चन याद हो गए। चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन किस में आएगा? बच्चा छोटा है, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके खाने की हैबिट अच्छी नहीं है। कभी वो बहुत कार्बोहाइड्रेट खा लेता है, कभी वो बहुत फेट डाइट खा लेता है, कभी वो कुछ भी नहीं खाता। देखो ओबेसिटी का मोस्ट कॉमन क्या रीजन रहता है? ओबेसिटी कभी ज़्यादा खाना खाने से हो ये जरूरी नहीं है। ओबेसिटी ब्रेकफास्ट सही नहीं करने से, लंच नहीं करने से, डिनर ज़्यादा करने से होती है। तो बच्चों को थोड़ी पता होता ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, स्मॉल डाइट लेनी है, स्मॉल स्मॉल फ्रिक्वेंट में लेनी है, छोटी डाइट स्मॉल फ्रिक्वेंट में, सॉरी, उनको नहीं पता होता ना। उनको इतना ही पता होता ज़्यादा खाना है। और बच्चा अगर शाम को ज़्यादा खाएगा, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, लंच का फिक्स टाइम नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगी? फ्यूचर में ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी का मतलब होता है, एक ही रीज़न होता है होने का, आप जब काम कर रहे हो तो खाना खाना होता है, जब आप खाना खाने के बाद अगर सोओगे तो आपको खाने का कुछ परसेंटेज अवॉइड करना है। तो डिनर हमेशा 70% होना चाहिए। डिनर में हाई फाइबर होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम होना चाहिए, बाकी प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा होनी चाहिए। ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बट ये समझ आ गया। चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन। चेंजिंग लाइफ स्टाइल टू प्रिवेंट स्ट्रेस। स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रेस को देखो, स्ट्रेस कैसे प्रिवेंट होगा? अब कोई बंदा है आराम से जी रहा है जिंदगी। एक बंदा है चिंटू, एक है पिंटू। आप जानते हो चिंटू पिंटू को? ये है चिंटू, ये है पिंटू। ये अपनी लाइफ आराम से जी रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है, पैसों की नहीं है, फ्रेंड सर्कल की नहीं है, फैमिली की नहीं है, एनवायरनमेंट की नहीं है, सराउंडिंग स्पेस की नहीं है, क्रिटिसाइज की नहीं है, हैप्पीनेस की नहीं, किसी की भी टेंशन नहीं इसको। ये परवाह ही नहीं करता। ये बंदा है थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा डिप्रेस रहता है, चीज़ों को जल्दी रिएक्ट कर लेता है। ये थोड़ा पिंटू टाइप का पर्सन है। तो इसको कभी कभी कैसे ऐसे फ्री बैठे रह रखे। अब जैसे 5-10 दिनों का एक लाइजर टाइम चल रहा है। लेजर टाइम का मतलब गप्पे मारने वाला टाइम चल रहा है। उसमें उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसको बोलते देख ऐसे मत किया कर, तुझे ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ तेरे लिए अच्छी नहीं है, हर बात का रिस्पॉन्स करना नहीं है, कई बार अवॉइड करना सीख जा। कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कुछ लोग अप्रिसिएट करेंगे, कुछ लोग आपको अप्रिसिएट करने के पीछे मकसद भी होगा। ऐसे बोलते हैं ना कि मत, वो एक शेर आता है ना छोटा सा, जिसके ऊपर बोलते हैं कि तारीफ की नदी के नीचे सपनों का पुल बहता है। तारीफ की नदी के नीचे सपनों का पुल बहता है, या तारीफ की नदी के नीचे मतलब की दुनिया रहती है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो अगर आपके कभी आंसू निकल आए तो खुद पहुंचिएगा, लोग पहुंचने आएंगे तो सौदा करेंगे, बोलते हैं ना। तो जब अपने दुख दर्द जितने आप ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे और आपका यूज करना जानेंगे। इसीलिए प्रॉब्लम अपनी पर्सनल रखिए। हैप्पीनेस इज ए चॉइस। प्रॉब्लम अपने आप आती है, हैप्पीनेस को लाना पड़ता है,
प्रॉब्लम अपने आप आती है। होती है कि नहीं होती है? तो सीधा सा फंडा ये होता है कि जब आप कभी दुखी हो तो अपने आप से खुश रहने की कोशिश करें। चाहे आप दुखी क्यों न हो, लोगों के सामने खुश रहना चाहिए। अपना गम छुपाना जो जानता है इस दुनिया में, वही शख्स अच्छे तरीके से रहना जानता है। और जो लोग अपनी छोटी छोटी बातों को हर समय किसी न किसी कारण से बहुत ज्यादा लोगों को शेयर कर देते हैं तो तकलीफ होती है। कुछ लोग आपके जिंदगी में दोस्त होना बहुत जरूरी है। 1 या 2 ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आप अपनी दिल की पूरी बात उन्हें बताया जा सके, पूरी की पूरी बात आप उन्हें बता सको, ऐसा होना जरूरी है। क्यों? हार्ट के लिए एक बात कही है, दिल के लिए एक बात कही गई होती है। जब हार्ट का किसी मरीज का हार्ट अटैक आया तो ऑपरेशन थिएटर में उसकी ओटी चल रही थी, तो बाहर एक चीज लिखा हुआ था। बाहर एक ऑपरेशन थिएटर कार्डियक ओटी के बाहर एक लाइन लिखी हुई थी, बहुत सुंदर सी लाइन लिखी हुई थी। लाइन ये थी, अगर पहले खोल लेते अपने यारों के साथ तो न खोलना पड़ता औजारों के साथ। एक दिल ऐसे हार्ट का शेप बनाया हुआ था और नीचे लिख रखा था, अगर इसको आप खोल लेते अपने यारों के साथ, मतलब यारों के साथ दिल लगा लेते, दिल लगा के बात करते, हंसमुख रहते, खुशी खुशी रहते, तो आज औजारों के साथ, ऑर्नामेंट, आर्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं खोलना पड़ता। ऐसा है कि नहीं है? हाँ, ऐसा ही होता है। तो आप लोगों के कोई न कोई बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है पता है आपको? हर एक का कोई न कोई बेस्ट फ्रेंड होता है। जैसे एक चिंटू पर्सन है, चिंटू का बेस्ट फ्रेंड है पिंटू। चिंटू ने अपनी एक बहुत ही सीक्रेट बात, चिंटू ने अपने बहुत सीक्रेट बात पिंटू को बताई। चिंटू ने अपनी बहुत सीक्रेट बात किसको बताई? पिंटू को बताई। अब ये चिंटू जानता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? पिंटू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन इस चिंटू बेवकूफ को पता नहीं इसका भी कोई न कोई बेस्ट फ्रेंड है। इसने बोला, चिंटू ने पिंटू को, तू बात किसी को मत बताना, मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ। पिंटू ने बोला, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन ये भूल गया कि इसका भी एक बेस्ट फ्रेंड होता। पिंटू ने बताई किसी और चिंटू को, चिंटू के भाई को, और किसको बता दी? पिंटू को बता दी। और अब जिस अगले को इसने ये बात बताई उसका ये बेस्ट फ्रेंड था। अब पिंटू ने बोला अपने बेस्ट फ्रेंड को, मैं तुझे एक बात बता रहा हूं, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, किसी को मत बताना। उसने इसको ये बात बताई तो ये बात इसके पास है। इसका भी कोई न कोई बेस्ट फ्रेंड है, इसका भी कोई न कोई बेस्ट फ्रेंड है, इसका भी कोई न कोई बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे करते हुए सारी बातें सर्कुलेट हो गई। और ये बातें लड़कियों में ज्यादा सर्कुलेट होती है, लड़कों में कम होती है। लड़कों में ज्यादा ऐसे नहीं होता, लड़कियों में बातें ज्यादा सर्कुलेट होती है। आप किसी बात को आग की तरफ फैलाना चाहते हो तो ऐसे बोल दो, किसी लड़की को किसी को बताना मत। एक ही बात बोलना, किसी को बताना मत। फिर देखना वो बात जैसे कोई फायर ब्रिगेड की तरफ फैल रही है। एयरबोर्न प्रिकॉशन यूज करना पड़ता है। फिर सच बता रहा हूं मैं, ऐसे ही होता है। हाँ, तो ऐसे ही हुआ। तो किस लाइफ स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका क्या है? हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है, कैसे भी हो जाए खुश रहना है। चाहे दुखी से खुश रहो, चाहे मन से खुश रहो, चाहे बिना मन से खुश रहो। जिंदगी में तरीका एक ही है, खुश रहना पड़ेगा आपको, अदरवाइज नहीं तो लोग। चलो आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। ये हो गया अपना, ये हो गया ना, समझ आ गया आपको प्राइमोर्डियल। फिर आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मैंने एग्जाम्पल बताया। हाँ, डाइजेस्ट नहीं होती ना लड़कियों में, बात कब से डाइजेस्ट होने लग गई? लड़कियों में कोई डाइजेस्ट नहीं होती। लड़कियों से लड़कियां हार तभी मानती है जब वो सोने का हो। लड़कियां हार तभी मानती है जब वो सोने का हो। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। लड़कियां हार तभी मानती है, हार ये भी और हार वो भी, दूसरी हार, जब सामने वाला या तो हार सोने का हो या सामने वाला पर्सन सोने का हो। मतलब सामने वाला पर्सन यूनिक हो, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड रखता हो, या उसको देने वाला हार सोने का हो। लड़कियां तभी अपनी हार मानती है, अदरवाइज आप भूल जाओ। अदर आप चाहते हो कि आप इनको समझा दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नमस्कार करते रहो इनको, बस नमस्कार। आप जो बोलो वो सही है,
बाकी सब झूठ है, बाकी सब बातें काल्पनिक है। ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट लिखो प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? आप कुछ न कुछ एक्शन ले रहे हो, आप कुछ न कुछ एक्शन ले रहे हो। क्या एक्शन ले रहे हो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अब क्या एक्शन लोगे देखते हैं। चेतना बोल रही है ऐसा नहीं है सर। क्यों? अच्छे लोग होते हैं तो हर किसी को ही पसंद होते हैं, क्यों नहीं होते? होते ही है। चलो नेक्स्ट, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट। डिजीज होने से पहले एक्शन लेना जिससे बीमारी कम हो जाएगी। रिड्यूस इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केस। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? न्यू केस कम हो जाना। कुछ न कुछ, जैसे मान लो किसी ने हेलमेट पहन के गाड़ी चलाया, मैं सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको, सीट बेल्ट का बताया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मान लो किसी पर्सन को टीबी हो गया, जैसे मेनिंगो को कल टीबी हो गया, अब कोई पर्सन उसके कांटेक्ट में आया, वो पहले ही उसकी कीमोप्रोफाइलैक्सिस लेना शुरू कर दिया। कोई मरीज सो रहा है लंबे समय से, उसने डीवीटी होने से पहले ही डीवीटी की ड्रग लेनी शुरू कर दी, तो ये क्या हुआ? होने से पहले ही। क्वारंटाइन क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। क्वारंटाइन में बीमारी थोड़ी हुई है, आप किसी के कांटेक्ट में आए हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले ही हेल्दी पर्सन को अलग करना क्वारंटाइन कहलाता है। इसीलिए क्वारंटाइन को हेल्दी आइसोलेशन बोला गया है। रिप्लाई क्या पूछ रहे हैं मनीषा, क्या पूछ रही है पता नहीं, वापिस बताना। अरे मेरे को गुस्सा नहीं आता है। वायरलेस थप्पड़ का मतलब गुस्सा थोड़ी होता है। अगर मैं गुस्से में वायरलेस थप्पड़ मारूंगा, आपको ऐसा लग रहा है बेवकूफों? वायरलेस थप्पड़ का मतलब ये मेरा प्यार है, गुस्सा नहीं है। आप इसको गुस्सा न समझें, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है गुस्सा क्या होता है। चलो, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अप्लाइड व्हेन द रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट बट डिजीज हैज नॉट येट टेकन प्लेस। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन डिजीज नहीं हुई है, हमने पहले ही कुछ कर लिया। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। सर लड़कों के बारे में कुछ बोल दीजिए। लड़कों के बारे में, बेचारों के बारे में क्या ही बोलना है। लड़के खुद दुखी आत्मा है, लड़के खुद परेशान है। कॉमन मैन, कॉमन मैन, कॉमन मैन। लड़कों को, बेचारों को, लड़कों के साथ बहुत पार्शियलिटी हुई है। इस दुनिया में जितनी पार्शियलिटी लड़कों के साथ हुई है वो किसी के साथ नहीं हुई है। मान लो मई जून का महीना चल रहा है, मई जून का महीना चल रहा है, लड़का भयंकर पूरे दिन पढ़ाई करके कोचिंग क्लास, फिर जॉब, फिर ड्यूटी, फिर दिन में ऐसे जा रहा था बेचारा, जाते जाते उसको हीट स्ट्रोक हो गया, वो रोड के किनारे गिर गया, वो रोड के किनारे गिर गया। तो न्यूज वाला वहां से जा रहा था, मीडिया वाला, उसने न्यूज छाप दी कि युवाओं में नशे की लत फैली, 4 युवा लापरवाह रोड किनारे गिरे, शराब नशे में भयंकर गिरे हुए थे, मुंह से पानी बह रहा था, ऐसे उसने न्यूज छाप दी। युवाओं में शराब की लत फैली। अब हुआ क्या? बेचारा काम कर रहा था, बेचारा ड्यूटी करके आया है, बेचारा पढ़ के आया है, बेचारा और भी कुछ काम करके आया है, लेकिन उसके बारे में ऐसे बोला गया। और लड़की मई जून की गर्मी, आराम से घर से निकली, सनस्क्रीन लगा के, हेलमेट पहन के, गर्मी में अभी कॉटन का जैकेट पहन के, यहां से यहां तक भी पता नहीं कौन सा ग्लव्स आता है इतना बड़ा, वो ग्लव्स लगा के, ब्लैक गॉगल्स लगा के, फिर ऐसे जा रही है। सामने 2 किलोमीटर दूर कार आ रही है तो भी पैर ऐसे कर लेती नीचे। अब न्यूज वाला न्यूज छापता है, क्या छापता है? लू का कहर जारी। मतलब लड़कियों को लग जाए तो लू, लड़कों को लग जाए तो लुल्लू। देखो पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ लड़कों के साथ। अब लड़कों के बारे में जब क्या बोलना, इसीलिए लड़के तो वैसे ही कुछ नहीं बोलते कि क्या करें। अब हमारे तो न्यूज ऐसी छपेगी, वो आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, आप करो तो बच्चे, हम करें तो पॉपुलेशन। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। पार्शियलिटी नहीं, बराबर, जेंडर इक्वल, जेंडर इक्वल रहना जरूरी है। इधर देखो ध्यान, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अप्लाइड व्हेन रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट बट डिजीज हैज नॉट येट टेकन प्लेस। ठीक है। इंटरवेंशन इज प्री पैथोजेनेसिस फेज। देखो ये एक बहुत काम का लाइन लिखा है। प्राइमरी प्रिवेंशन में प्री पैथोजेनेसिस
फेज में ट्रीटमेंट किया जाता है। कैसे? देखो डिजीज के 3 फेज होते हैं। इधर आओ, सभी ध्यान दो। अब लड़कों को बेचारों को परेशान हो रहे हैं, 80-20 और कर दिया। अब 80-20 का नुकसान किसको होगा देखना, मैं आपको बताऊंगा आज। नुकसान ऑफ 80-20 मैं आज आपको बताऊंगा। 80-20 के नुकसान क्या है, एक सा नुकसान नजर आएगा आपको। आप सभी ये लड़कियां लोग खुश हो रही है ना, सर 80-20 अच्छा है, 80-20 अच्छा है। आपको ही नुकसान है, लड़कों को नहीं है। देखना, सबसे ज्यादा नुकसान आपको है। लड़कों को तो बेचारों को है ही, जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन आपको भी नुकसान है। वो भी दिखाऊंगा आज क्या नुकसान है, समझ आएगा आज आपको। अब देखो, डिजीज के 3 फेज होते हैं। एक होता है प्री पैथोजेनेसिस, साइन सिम्टम से आने से पहले, साइन सिम्टम आने से पहले को बोलते हैं प्री पैथोजेनेसिस। तो बताओ, डिजीज होने से पहले कोई कंडीशन होती है, उसको कौन सा सिम्टम बोलेंगे? प्री पैथोजेनेसिस फेज, प्री पैथोजेनेसिस फेज। फिर साइन सिम्टम आ जाएगा, उसको बोलेंगे पैथोजेनेसिस फेज। फिर हम रिहेबिलिटेट करेंगे, फिर हम लोग उसको रिकवर करेंगे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन कब करते हैं? डिजीज होने से पहले करते हैं। तो ये किसका साइन है? प्राइमरी प्रिवेंशन कब अप्लाई किया जाता है, कौन से फेज में अप्लाई किया जाता है? प्री पैथोजेनेसिस फेज में अप्लाई किया जाता है। किसमें अप्लाई किया जाता है? प्री पैथोजेनेसिस फेज में अप्लाई किया जाता है। ये लाइन समझ आ गई आपको? तीसरा, इसमें 3 चीजें होती है। प्राइमरी के 3 कीवर्ड है, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड वैक्सीनेशन। सारी वैक्सीन, इस दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी है, सारा प्राइमरी प्रिवेंशन है। हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जैसे मीजल्स की वैक्सीन, विटामिन ए की वैक्सीन, जो भी स्पेसिफिक आप प्रोटेक्शन कर रहे हो, कुछ भी, चाहे क्वारंटाइन ही कर रहे हो, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन और वैक्सीनेशन, ये 3 कीवर्ड है। किसके कीवर्ड है? प्राइमरी प्रिवेंशन के कीवर्ड है। मेंटेन पॉजिटिव हेल्थ, इससे क्या हो सकती है? पॉजिटिव हेल्थ। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अब मैं इतने सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको, आपको पता चलेगा माय गॉड ये प्राइमरी है। ये हो गया, आया समझ में कुछ थोड़ा बहुत? हेल्थ एजुकेशन प्राइमोडियल में भी आता है, प्राइमरी में भी आता है, दोनों ऑप्शन में नहीं होते। पहले प्राइमोडियल करना है, उसके बाद प्राइमरी करना है। ये आपको समझ में आया जो मैंने बताया? अब अच्छा, अब मैं इसके एग्जाम्पल, प्राइमरी के एग्जाम्पल बता दूं आपको, जो आपने पढ़ रखे हैं या पढ़ोगे आप, जो आप पढ़ोगे वो पढ़ा बता दूं आपको, सबको समझ में आना जरूर। देखो, हमारे क्लास का सिद्धांत होता है इस प्लेटफॉर्म का, याद करके नहीं, भूल के दिखाओ। याद करके तो कोई भी ट्राई कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कर ही सकते हो, याद करके नहीं, भूल के दिखाना है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं जी। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने, दिख जाएगा आपको। अब कुछ चीजें आपको समझ आ जाएगी, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूं, देखो आप क्या क्या बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, आप सुनना है। वेरी गुड, आज आपके रेस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, सब जने मेरी हर बात का रेस्पॉन्स कर रहे हैं। रोजाना चुपचाप बैठे रहते हैं भीगी बिल्ली की तरह, आज आप ठीक रेस्पॉन्स कर रहे हो। मॉर्निंग में थोड़ा पता नहीं, आपका नींद में रहते होंगे आप लोग, है ना? मॉर्निंग क्लास में आप लोग नींद में रहते हो क्या? एक्चुअली मॉर्निंग में मेरी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना जल्दी क्लास कैसे छोड़ देते हैं, सर इतनी जल्दी क्लास क्यों छोड़, कल हम पढ़ेंगे 2.5 घंटे, कल हम 2.5 घंटे पढ़ेंगे, है ना? तो अगर मॉर्निंग ड्यूटी रहता है ना, तो थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ना पड़ता, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? सही बात है, जाना पड़ेगा, पहले जरूरी चीजें है वो भी तो होगी जरूरी, इसीलिए वो छोड़ देते हैं थोड़ा। कल वे ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है सर, कम्युनिटी में बहुत रेगुलर क्लास होनी चाहिए, तो हो रही है रेगुलर क्लास। देखो, सारे सब्जेक्ट होने जरूरी है,
साइकेट्रिक भी होना चाहिए, एमएसएन भी होना चाहिए, ओबीजी भी होना चाहिए, और भी सब्जेक्ट, फंडामेंटल भी होना चाहिए, फार्मा भी होना चाहिए, नर्वस भी होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ कम्युनिटी की क्लास, हाँ मान लिया सीएचओ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट कोशिश करते हैं कि क्लास आए। इसीलिए आपके लिए हमने एमसीक्यू पे फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया क्वेश्चन वाला, ताकि आप लोग यूज कर सको, आप लोग देख सको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, प्राइमरी प्रिवेंशन के एग्जाम्पल, यहां से सवाल आएगा कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। अब आपको इसको समझना है कि कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। इधर आओ, पहला स्टार्ट करूं, एक एक के बारे में समझा। कीमो प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट मेनिंगोकोकल टीबी, मीनिंग्स ऊपर अपने ब्रेन का टीबी हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन का किसी का भी टीबी हो जाए। अब स्टूडेंट को पता ही नहीं है सर मॉर्निंग क्लास का टाइम क्या, 6 बजे से 8 बजे, कितने बजे, 6 बजे से 8 बजे। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर मुझे समझ नहीं आ रहा, सो जाओ, नींद ले लो, है ना। जिनको समझ में नहीं आ रहा आंखें बंद करो, लाइट ऑफ करो अपने रूम की, कुंडी लगाओ, रजाई ओढ़ो, सो जाओ, सबसे अच्छा वही है, उसमें कोई समझने की जरूरत ही नहीं। नींद के आने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मोबाइल साइलेंट करो, लाइट ऑफ करो, कुंडी लगाओ, रजाई ओढ़ लो, आधा घंटा में नींद आनी पड़ेगी। ये सबसे इजी है, सबसे इजी तरीका है नींद लेना, सबसे टफ है पढ़ना। और जो लोग पढ़ लिए उसको जिंदगी भर आराम की नींद आएगी, और जो अभी आराम से सो गए उनको जिंदगी भर दौड़ना पड़ेगा, ऐसे ही दौड़ना पड़ेगा, लोगों के इशारों पे दौड़ना पड़ेगा। सोच लो, अभी हाथ पैर सही से फैला लो, फिर किसी के आगे हाथ पैर नहीं फैलाने पड़ेंगे। अभी बोल दो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, मन को समझा दो सर नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो इधर आओ। मान लो किसी पर्सन को टीबी है, मेनिंगोकोकल टीबी है। अब उसके कोई पर्सन कांटेक्ट में आया, वो मिलने चला गया। अब इस पर्सन को टीबी नहीं हुई है, लेकिन इसको कांटेक्ट में गया, तो पहले ही इसको कीमो प्रोफाइलैक्सिस दे देना। जैसे कि मेनिंगोकोकल टीबी में कीमो प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग रिफाम्पिसिन देते हैं। कौन सी ड्रग देते हैं, रिफाम्पिसिन। तो मरीज को कोई भी कंडीशन होने से पहले दे देना। क्या किया हमने, एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया, डिजीज होने से पहले प्री पैथोजेनेसिस फेज में हमने एक ड्रग दे दी ताकि होने से बचा ले, दैट्स कॉल्ड कीमोप्रोफाइलैक्सिस। दूसरा, अब देखो एंडेमिक गॉइटर नाम सुना आपने, एक बीमारी सुनी एंडेमिक गॉइटर। व्हाट इज एंडेमिक गॉइटर, एंडेमिक गॉइटर का मतलब क्या होता है, सुनना बात। एंडेमिक गॉइटर का मतलब होता है, जैसे ये है जोधपुर, जोधपुर में मान लो पानी में आयोडीन नहीं है, मान लो जोधपुर में पानी में आयोडीन नहीं है। यह है जयपुर, यहाँ पानी में आयोडीन है, तो जोधपुर के लोगों में गॉइटर की प्रॉब्लम हो जाएगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द वाटर, लीड टू T3 और T4 नहीं बनेगा। तो जोधपुर के लोगों को नमक कैसा खिलाना पड़ेगा, आयोडीन युक्त नमक। क्यों खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें T3 T4 बनाना है। तो जहां जहां आपको पता चले कि यहाँ के पानी में इस चीज की प्रॉब्लम है, उसको बाहर से मिला देना, डिजीज होने से पहले ही उसका प्रिवेंशन कर लेना। जैसे कि नमक को आयोडाइज करना, नमक को आयोडाइज करना। एंडेमिक का मतलब होता है पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाने वाली डिजीज को एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। जैसे लोकल टर्म, इट इज जियोग्राफिकल टर्म। ये क्लियर। अब बता एग्जांपल बताओ, सुनो। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं क्यों, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। बैरियर मेथड यूज किया, कुछ भी ऐसा मेथड यूज किया जिससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है, तो ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट था। अगर अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट होता तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस रहते। आपने क्या क्या यूज कर लिया, बैरियर मेथड यूज किया। अब कोई बैरियर मेथड यूज किया तो प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, प्रेगनेंसी रुक गई। अब प्री पैथोजेनेसिस, क्या प्रेगनेंसी होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बैरियर यूज। तो ये क्या है, प्राइमरी। कॉन्ट्रासेप्टिव किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। चलो ठीक। फ्लोराइड रिच वाटर, वाटर में फ्लोराइड मिला लो ताकि फ्लोरिडेशन की प्रॉब्लम नहीं हो, ये भी किस में आएगा। वियर हेलमेट, वियर सीट बेल्ट, हेलमेट पहन लो, गिर भी गए तो लगेगी नहीं।
ड्राइव करने से पहले सीट बेल्ट लगा लो, गिर भी गए तो लगेगी नहीं। ठीक है, ये समझ आ गया। हाई फाइबर डाइट इन ओबेसिटी, ओबेसिटी के मरीज में हाई फाइबर दो, फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्या हाई फाइबर और ओबेसिटी का, इसीलिए मरीज को हाई फाइबर दो ताकि दिक्कत नहीं हो। ये क्या करेगा, फ्यूचर में जो भी ओबेसिटी होगी, जो भी हाइपरलिपिडीमिया होगा, उसको पहले ये रोक लेगा। डेंटल हेल्थ एजुकेशन, मरीज को, बच्चों को पता नहीं होता डेंटल का एजुकेशन देना। मैरिज काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग का मतलब क्या, शादी के साइड इफेक्ट, शादी होने से पहले शादी के साइड इफेक्ट के बारे में बताना मैरिज काउंसलिंग कहलाता है। अब शादी होने के बाद तो थोड़ी बताएंगे ये इसका साइड इफेक्ट है, ये इसका साइड इफेक्ट है। शादी से पहले बताना कि तू इससे शादी करना चाहता है कि नहीं चाहता, क्या तुझसे प्री वेड। अब देखो आजकल तो नए नए ट्रेंड आ गए, प्री वेड, पहले कुछ नहीं होता था ना, प्री वेड, पर्सन प्री प्री मिलते हैं, फैमिली मेंबर प्री प्री मिलते हैं, रिलेटिव प्री प्री मिलते हैं, मतलब सब लोगों की मीटिंग होती है। उसकी मम्मी, इसकी मम्मी, उसके पापा, फिर उसके पापा, उसके ताऊ जी, उसके ताऊ जी, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके फूफा जी, इसके फूफा जी, दोनों मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं। इम्पोर्टेंट पर्सन इन द फैमिली इज फूफा, फूफा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही सब कुछ फाइनल साइन, द डायरेक्टर ऑफ द एनी एंगेजमेंट अंडरसाइंड बाय ये फूफा। सेकंड नंबर इज जीजा, क्योंकि वही दो पर्सन होते हैं उस घर के सबसे चीफ, उस घर के सबसे तेज पर्सन को वही लेके गए दोनों, फूफा जी और जीजा जी। फर्स्ट पर्सन फूफा होता है, उनका छोटा, उनका जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो जीजा होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। ये काउंसलिंग, हर तरीके की काउंसलिंग, लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, मांगलिक है कि नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है, बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, कैसे खाना खाता है, कैसे पानी पीता है, ये सारी चीजें पूछते हैं। फिर उनको पूछते तू भी पूछ क्या, तो कुछ लोग कबाड़ा कर देते इसमें, आप जिसको चुनते हो वो आपको चुना लगा के चला जाता है, ये भी हो जाता है कई बार। मैरिज काउंसलिंग का मतलब होता है शादी से पहले उसके बारे में सारी कुछ जानकारी लेना, ताकि बाद में ड्रग का एएसटी करना। क्या बोलते हैं, एएसटी, इंजेक्शन से पहले एएसटी करते हैं क्या, एएसटी। एएसटी का मतलब क्या हुआ, पहले पता कर लेना कि ये मेरे लिए कंपेटेबल है कि नहीं है। एएसटी से ज्यादा पता नहीं चलेगा। आप खुश हो रहे हो, लोग झूठे होते हैं, पता ही नहीं चलता। एएसटी से कैसे पता नहीं चलता कि भाई क्या लोग अच्छे बन जाते, आर्टिफिशियल अच्छे। क्या आप जिंदगी में कभी रोए हो, तो नहीं, बिल्कुल हम तो कभी रोए नहीं, जब 3 साल के बच्चे थे तब रोए थे। आप इतने मजबूत कैसे, हाँ मैं तो मर्द हूं। अच्छा, आपका क्या जॉब है, मेरा फर्स्ट क्लास का जॉब है, सैलरी क्या है, 1,30,000 रुपीज, चाहे पैसे की सैलरी चाहे 29,000 है, चाहे कार गाड़ी किराए पे मांग के लाया है, लेकिन फेंकने में माहिर, पीएचडी कर रखी होती है। आजकल ऐसा ट्रेंड चलता है। हाँ, तो शादी से पहले एंटीबायोटिक की जैसे एएसटी करना है, वैसे एएसटी करना मैरिज काउंसलिंग कहलाता है। प्री पैथोजेनेसिस है, सिम्टम्स आने से पहले ही। चलो ठीक है। नहीं, गलत, वीरेंद्र का गलत जवाब। वेडिंग काउंसलिंग मतलब लिव इन रिलेशनशिप रहना, नहीं, बिल्कुल गलत बात। मैरिज काउंसलिंग का मतलब होता है दोनों के पेरेंट्स भी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्या हमें एक दूसरे का समधी बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब तो ये होता है कि अब ये प्री नहीं है, ये पैथोजेनेसिस फेज चल रहा है। लिव इन का मतलब होता है ये पैथोजेनेसिस फेज चल रहा है, डिजीज शुरू हो चुकी है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। डिजीज इनिशिएट हो चुकी है, दैट्स कॉल्ड लेटेंट पीरियड। डिजीज इनिशिएट हो चुकी है, प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, घर वालों ने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है, ये मोस्टली नॉन कम्युनिकेबल है, घर वालों से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अब याद करो वो पीरियड जिसका नाम था लेटेंट पीरियड, जिसमें डिजीज शुरू हो चुकी थी बट डिटेक्ट नहीं हुई थी, उसको बोलते थे लेटेंट पीरियड। वो यही है, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग, डेविएट हो रहे हो आप। डिजीज हो चुकी है, एक दूसरे के बिना मरने मारने की बात आ रही थी, झूठी बातें, प्योर झूठे, ऐसे नहीं सोचना है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, टोबैको कंट्रोल, रेडिएशन, आपको एक्सरे वाला टेक्नीशियन आता है,
एक्सरे वाला टेक्नीशियन आता है, वो एक्सरे करता है, उससे पहले लेड एप्रिन पहनता है ताकि रेडिएशन एक्सपोज अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो, इसीलिए रेडिएशन प्रोटेक्शन। कैंसर एजुकेशन, NIPI, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, एनीमिया होने से पहले ही एडोलेसेंट को, बच्चों को, प्रेग्नेंट को, ओल्ड एज को पहले ही आयरन की टेबलेट दे दे ताकि एनीमिया नहीं हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं। ये समझ में आ गया सारा? हाँ, कभी मत बोलना कि सर लिव इन रिलेशनशिप प्री वेड है, नहीं, किसने बोला? तो फिर उनके लिए तो शादी सिर्फ एक ठप्पा है, ऑलरेडी सब कुछ हो सही। नर्सिंग लैंग्वेज में लेटेंट पीरियड को बोलते हैं। चलो, बदमाश बच्चों, बड़े इंटेलिजेंट हो आप इस मामले में। अगर बोल दिया हो ना कि सीरियल इंटरवल क्या होता है, जनरेशन टाइम क्या होता है, किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन इनको बोल दो ये वो ये लिव इन, अलग इन, पता नहीं क्या क्या याद रहता है आपको। और कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो ना, अभी मुंह बंद, सिट्टी पिट्टी गुम। देखो कैसे पागल बच्चे हैं, कुछ भी तो याद रखते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं मगर ये याद रखते हैं। देखो क्या किया जाए आपका। शादी में कोई बिचौलिया नहीं होता, शादी में फूफा जी होते हैं, जो भी होते हैं सब कुछ। आगे बढ़े, फिर आता है एग्जाम्पल। और देखो इधर ध्यान दो, अब एक मरीज छत पे सो रहा है जाली लगा के, आपने जाली लगा दी ताकि कुछ किस्यू नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी एक्शन करने से पहले आप मान लो नींद में सो रहे हो, आपने चार, हमारे इधर बोलते हैं मच्छरदानी, आपके उधर बोलते होंगे बेड नेट, हम तो बिल्कुल एकदम मारवाड़ी होते हैं, तो क्या बोलते हैं? मच्छरदानी बोलते हैं। किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन यूज करना प्राइमरी कहलाता है, कोई भी प्रोटेक्शन। मच्छरदानी की बात करें तो मरीज सो रहा है मच्छरदानी में, ये मरीज है, ये इसका बेड है, इसने लगा ली ये बेड नेट, अब ये मच्छर बाहर घूम रहा है, भू भू कर रहा है, अब अंदर जा नहीं सकता। ये मच्छर देखो, ये बहुत सारे मच्छर है, अंदर नहीं जा सकते मच्छर, मच्छर बेचारे बाहर ही रह गए, जाली से बाहर ही रह गए। तो बेड नेट यूज करना कौन सा प्रिवेंशन कहलाता है? कौन सा प्रिवेंशन कहलाता है? प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। रिस्क फैक्टर मॉस्किटो आज ऑलरेडी प्रेजेंट, मॉस्किटो है, डिजीज इज नॉट येट टेकन प्लेस, लेकिन बीमारी नहीं हुई। मॉस्किटो कहाँ? एनवायरमेंट में, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, अंदर मिला ही नहीं, तो कैसे होगा? जाली लगा ली आपने, और जाली लगा दी तो फिर नहीं हो सकता। जाली लगाने के बाद कहां से आएगा मच्छर? कोई नहीं आ सकता, कोई कीटाणु, कोई कुछ भी नहीं आ सकता, कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, नो, नेवर, नथिंग। हो गया, ठीक है, प्राइमरी फिनिश। A village community was given health education to prevent spread of malaria, health promotion mode of intervention, primary level of prevention, strengthening of the host। कुछ नहीं, ये दोनों लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाया गया था कि ऐसे ऐसे काम करना है, ये कुछ जरूरी नहीं है, लिखना है नहीं आपको, ठीक है। चलो, इतना आपको लिखना नहीं है, आगे बढ़े। हो गया,
ठीक है, आगे बढ़े। सेकेंडरी प्रिवेंशन, अब देखो सेकेंडरी की डेफिनेशन सुनना, सेकेंडरी की डेफिनेशन सुनना, एकदम सिंपल है, जल्दी। हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। मान लो आपने जाली नहीं लगाई, आपने बेड नेट यूज नहीं किया, मच्छर आ गया अंदर, मच्छर आ गया तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम का मतलब डिजीज होगी। क्या होगी जी, डिजीज होगी। डिजीज होगी तो साइन सिम्टम आएंगे। अगर आपने जाली नहीं लगाई तो साइन सिम्टम क्या आ सकते हैं, फीवर आ सकता है, फीवर आएगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंस, कोई भी साइन सिम्टम आ सकते हैं। मतलब डिजीज स्टार्ट हो चुकी है। डिजीज को स्टार्ट होते ही रोकना, जितना जल्दी हो सके डिजीज को, प्रोग्रेस को हॉल्ट करना, अर्ली पहचान करना, अर्ली डिटेक्ट करना, अर्ली डायग्नोस करना, क्या कहलाता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। याद रहेगा, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। मोड ऑफ इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिटेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, सेकेंडरी प्रिवेंशन इज एन इम्परफेक्ट टूल इन कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ये लाइन काम की है, ये लाइन काम की है। क्या है ये लाइन, लाइन सुनिए प्लीज, प्लीज आप लोग लाइन सुनिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन प्राइमरी के कंपैरिजन में कम इफेक्टिव है। सेकेंडरी प्रिवेंशन प्राइमरी के कंपैरिजन में कम इफेक्टिव है। कैसे, कैसे बताओ। पहले को तो डिजीज हुई नहीं, वो तो इजी है। डिजीज होने के बाद पैसे ज्यादा लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, मरीज को साइन सिम्टम आएंगे, साइड इफेक्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें होगी। तो डिजीज को होने से पहले रोक देना इजी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये यहाँ पे लागू होता है, यहाँ पे अप्लाई होता है। मरीज को प्रिवेंट कर लेना, तो इसीलिए बोलता है प्रिवेंशन परफेक्ट टूल है, लेकिन ये सेकेंडरी इम्परफेक्ट टूल है कंपेयर टू द प्रिवेंशन। तो ये आया समझ में। इट इज मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा पैसे लगते हैं। सेकेंडरी में डिजीज हो चुकी है, जांचें करवानी पड़ेगी, डायग्नोसिस करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वेरियस टाइप ऑफ जांचें करवानी पड़ेगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेंगे, डिफरेंशियल एंटीबायोटिक देंगे, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, वापस क्वेरी चेक करवाना पड़ सकता है, कुछ और क्वेरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपने पहले ही ध्यान दिया, वो नहीं दिया तो इजी है ना। इसीलिए वो परफेक्ट होता है, सस्ता होता है। लेकिन वो सिर्फ जाली में कितने पैसे लगते, 50-100 रुपए लगते। लगा लेते बेड नेट, मच्छर नहीं खाता आपको, लेकिन आपने लगाई नहीं, अब क्या भुगतो, ये सारी चीजें हो रही है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, एसटीडी, कुछ भी आया समझ में, क्योंकि डिजीज हो जो गई है। आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। सबको समझ में आ गया। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, एग्जाम्पल सुनो। अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सारे स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, सारे स्क्रीनिंग कौन कौन सा। केस फाइंडिंग, फॉर मलेरिया के लिए ब्लड स्लाइड टेस्ट करते हो, किसके लिए करते हो, ताकि पता चले फीवर आ रहा है, तभी तो मलेरिया के लिए करते हो। बिना फीवर आए किसी मलेरिया की जांच करी किसी ने, नहीं करते। केस फाइंडिंग फॉर मलेरिया, ब्लड स्लाइड टेस्ट। पेप स्मीयर, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। कौन से वायरस की वजह से होता है सर्वाइकल कैंसर, कौन से वायरस की वजह से होता है, एचपीवी वायरस की वजह से होता है। किससे करते हैं, एराई स्पेकुला से करते हैं। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन हो गया, सारे स्क्रीनिंग। मॉन्टेक्स टेस्ट कौन था, एक वॉन पिरकेट नाम का पर्सन था। कौन था, वॉन पिरकेट, उसने डिस्कवर किया। इसने क्या बोला था, कम्युनिटी में, किसमें, कम्युनिटी में
टीबी की प्रीवेलेंस चेक करने के लिए सबसे इफेक्टिव टेस्ट है। प्रीवेलेंस का मतलब क्या होता है? टोटल केस। तो क्या टोटल केस से कंफर्म हो जाएगा कि ये मरीज अभी एक्टिव है या नहीं है? नहीं होगा। इससे सिर्फ केस पता लगाया जा सकता है। डाउटफुल केस का पता लगाने के लिए मॉन्टेक्स किया जाता है, स्क्रीनिंग के लिए मॉन्टेक्स किया जाता है, कंफर्मेटरी के लिए आपको स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी करना पड़ेगा। क्या समझे आप? मरीज का कम्युनिटी में, बहुत सारी कम्युनिटी में कितने लोग पॉजिटिव है या टोटल कितने केस है पता करना है तो मॉन्टेक्स करेंगे। अब इसमें जो सही हो गए वो भी आएगा। मॉन्टेक्स में सब पॉजिटिव आता है। मॉन्टेक्स पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि मरीज को डिजीज है। मॉन्टेक्स पॉजिटिव का मतलब ये तो या तो डिजीज हो चुकी है, या अभी चल रही है, या होके तैयार हो गई है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये बोल देते हैं। फिर आता है BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस। एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स खत्म होने के नेक्स्ट 3-4 दिन में, जैसे मान लो किसी फीमेल को 1 जनवरी को मेंस्ट्रुएशन पीरियड की फर्स्ट डे थी, तो पहले 10 दिन के अंदर अंदर, 4 तारीख के बाद लेकिन 10 तारीख से पहले, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स 4 दिन की ब्लीडिंग के बाद में नेक्स्ट 2-3 दिन में कभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ना तो ओवम बना है, ओवम नहीं बना तो वहाँ पर प्रोलिफरेशन नहीं हुआ है, फॉलिकुलोजेनेसिस पूरा नहीं हुआ है, तो ब्रेस्ट सॉफ्ट रहेंगे तो सही आप चेक कर सकते हो। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले 10 दिन में, या ब्लीडिंग खत्म होने के नेक्स्ट 2-3 दिन में, या फिर पीरियड्स ओवर होने के बाद में पहले 10 दिन में, कभी भी महीने में एक बार सेल्फ मदर खुद द्वारा एक टेक्निक, स्पेशल टेक्निक के द्वारा सेल्फ का एग्जामिनेशन करना BSE कहलाता है, जो कि सेकेंडरी लेवल में आता है। स्क्रीनिंग होगी, इससे कंफर्मेटरी थोड़ी होगा। मान लो कोई नोट मिल जाती है, मान लो कोई लंप मिल जाता है, तो क्या मान लेंगे कैंसर है? नहीं मानेंगे। फिर इसके लिए हम स्पेशल FNAC करवाना पड़ेगा, बायोप्सी करवाना पड़ेगा, मेमोग्राफी करवाना पड़ेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट और भी है। इसलिए ये एक सिर्फ स्क्रीनिंग है, सिर्फ छांटना। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छांटना। क्या होता है? छांटना। TSE, एक मेल पर्सन, 15 साल से लेकर 45 साल की एज के बीच का कोई भी मेल पर्सन, नॉर्मली स्कॉटम टेस्ट जो ओवल शेप के होते हैं, स्नान करने के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर शॉवर, हर महीने की एक फिक्स तारीख को सेल्फ टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करता है। किस लिए करता है? कोई नोट का पता लगाने के लिए, कोई लंप का पता लगाने के लिए, कोई नोड्यूल का पता लगाने के लिए, कोई अबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये भी सेकेंडरी में आता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सेकेंडरी में क्यों आएगा? बताओ, कोई दिमाग लगा के बता सकता है? BSE प्राइमरी कैसे होना चाहिए? मोनिका, कैसे, क्या बात कर रहे हो आप लोग? कैसे होना चाहिए प्राइमरी? आप BSE कर रहे हो, लंप दिख जाती है तो ये सेकेंडरी हुआ ना, जल्दी पहचान कर रहे हो डिजीज की। BSE करने से क्या, किसी फीमेल, आप दिमाग लगाओ थोड़ा, कोई भी फीमेल अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेगी तो क्या इससे अवॉइड हो जाएगा? इससे सिर्फ पता चलेगा, अवॉइड कैसे होगा? आप हेलमेट पहनोगे तो नीचे गिर के लगेंगी नहीं, तो बताओ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने से क्या जो लंप हो रही है वो खत्म हो जाएगी? क्या किसी ने टेस्ट किया? क्या किसी ने चेक किया? फिंगर टिप से पता किया? क्या उससे गायब हो जाएगी वो? अगर गायब हो जाती तो प्राइमरी होता। होने ही नहीं देते। ये तो पता लगाते हैं, अर्ली डायग्नोस करते हैं। जिस किसी चीज का अर्ली डायग्नोस करते हैं वो प्राइमरी नहीं होता, वो सेकेंडरी होता है। अब बताओ, ये बताओ मेरे को, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सेकेंडरी में क्यों आता है? मैं यहाँ एकदम नॉर्मल बैठा हूं, मैं बोलता हूँ मेरी BP चेक करो, ये प्राइमरी हुआ सेकेंडरी हुआ? ये कभी प्राइमरी नहीं हुआ, ये सेकेंडरी हुआ। प्राइमरी होता ही नहीं है। हाँ तो एग्जामिनेशन है ना, एग्जामिनेशन में क्या होगा? ट्यूमर थोड़ी बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं एग्जामिनेशन? कोई लंप मिलेगी बाई चांस तो क्या करोगे? आप जाओगे ना हॉस्पिटल में कंफर्म करने के लिए कि ये लंप कैसी है, तो वो क्या हो गया? अर्ली डायग्नोस कर ली ना, आपने पता कर लिया। पता, अरे हिंदी में बोलते हैं पता करना, इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली डायग्नोस, बस इतना ही तो फर्क है, और क्या है? हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्यों बोलते हैं? मैंने पहले भी समझाया, लेकिन आपका दिमाग काम कम ही कर रहा है।
अरे अकल के अंधों, रूल ऑफ हाफ बीपी में यूज किया जाता है। बीपी हमारे में होती है, हमें पता ही नहीं चलता, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होता है। हम जाते हैं फीवर के लिए कि हमें फीवर आ रहा है, डॉक्टर बीपी चेक करता है और बोलता है तुम्हारे तो बीपी है। बताओ, अब हमने बीपी चेक की, बीपी बढ़ी हुई आई, तो बताओ ये प्राइमरी हुआ सेकेंडरी हुआ? ये प्राइमरी कैसे हुआ? ऑलरेडी बीपी तो थी ना। हम चेक नहीं करवाते तो क्या बीपी ज्यादा नहीं थी? हम अगर चेक नहीं करवाते तो क्या बीपी नॉर्मल हो जाती? नहीं हो जाती। हमने तो पता अब चला है, आज बीपी तो पहले से थी, हमने आज डायग्नोस कर लिया कि मेरे में बीपी है, ब्लड प्रेशर है। रूल ऑफ हाफ भूल गए। दुनिया में 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उसमें बीपी है। मतलब 100 केस है बीपी के तो 50 को पता नहीं होता कि बीपी की प्रॉब्लम है। यूरिन शुगर किस में आएगा? सेकेंडरी में, प्राइमरी में? सेकेंडरी में आएगा। कैसे बताओ? यूरिन स्ट्रिप फॉर शुगर डिटेक्शन, ये कभी भी प्राइमरी में नहीं आ सकता, ये सेकेंडरी में आएगा। अरे अब देख लिया ना, आज अभी देख लिया ना, घबराओ मत, देख लिया ना मैंने। अब क्या है, इसलिए बीपी को साइलेंट किलर बोला गया अडल्ट का। किसका? अडल्ट का। सर बीपी के कारण एंजाइटी भी फील हो सकता है ना। अरे ज्यादा बीपी होगी तो एंजाइटी फील होगा। आप अपनी बीपी चेक करवाना जाके, जब तक बीपी 140 को क्रॉस नहीं कर जाएगी साइन सिम्टम आते ही नहीं है। 150 कई बार तो आते ही नहीं है साइन सिम्टम, इसलिए तो साइलेंट किलर बोलते हैं। मैं मेरी मर्जी से नहीं बोलता हूँ कि बीपी साइलेंट किलर है। ये किताबों में लिखा हुआ है कि बीपी में 100 लोगों को बीपी है तो 50 लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं बीपी से सफर कर रहा हूँ, इसलिए बीपी को रूल ऑफ हाफ और साइलेंट किलर डिजीज बोला गया है। यूरिन स्ट्रिप्स, ये क्या सेकेंडरी में कैसे आएगा बताओ? सुनो इधर आओ। एक मरीज है, ये हार्ट है, हार्ट से क्या निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटा निकला, ये कहाँ जाएगा? कि ये किडनी में जाएगा। अगर मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया ऑलरेडी है, हाइपरग्लाइसीमिया ऑलरेडी 180 से ज्यादा है, तो ही यूरिन पास आउट होगा, ग्लूकोज, तो ही यूरिन के साथ में ग्लूकोज पास आउट होता। ऑलरेडी 180 के पास है, रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं जिसको। अगर किसी पर्सन का ब्लड शुगर 180 को क्रॉस करेगा तो यूरिन में ग्लूकोज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। किडनी की जो पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होता है, वो प्रोटीन और ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन करती है। ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिसका 100% रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी कम हुआ तो इसका मतलब है ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन रेट सही नहीं है, इसका मतलब ग्लोमेरुलस डैमेज हो चुका है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ग्लाइकोज यूरिया हो रहा है। लेकिन जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज इधर आ रहा है, जब ये 180 से ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब ऑलरेडी ग्लूकोज है, इसका मतलब ऑलरेडी ग्लूकोज है। तब हमें पता किया तो क्या बोले, इसको सेकेंडरी बोले प्राइमरी? इसको तो हम सेकेंडरी बोलेंगे, प्राइमरी कैसे बोलेंगे? प्रेगनेंसी में 145 से ज्यादा होने पर, और इसमें फोकस ऑन पेशेंट, सेकेंडरी प्रिवेंशन में एक मरीज को देखा जाता है तो फोकस ऑन पेशेंट हो गया। स्कूल हेल्थ चेकअप भी सेकेंडरी में आता है। अब स्कूल हेल्थ चेकअप सेकेंडरी में क्यों आता है बताना? स्कूल हेल्थ चेकअप सेकेंडरी में क्यों आता है? बेबी को पता नहीं होता, स्कूल जाने वाले बच्चे को पता नहीं होता मेरे में प्रॉब्लम है। डॉक्टर कोई जांच करते हैं तो पता चलता है इसको तो ये है, बच्चा खुद बताता नहीं है। इसलिए स्कूल, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, स्कूल हेल्थ चेकअप सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है। आगे बढ़े हम लोग, हो गया इतना? नेक्स्ट, थर्सरी प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन,
रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन, सर्जिकल ट्रीटमेंट, किसी कॉम्प्लिकेशन का, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। टारगेट ग्रुप इज पेशेंट, किसका किया जाता है? पेशेंट का ही किया जाएगा, सीधी बात है। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कोई फीमर फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन वगैरह हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट आके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? ताकि फ्यूचर में वापस चल सके, फ्यूचर में वापस चल सके, इसीलिए। हो गया क्लियर बात? नेक्स्ट, अब देखो एक बात बताऊं, सिंपल बात सुनो। किसी भी मरीज का हम थर्सरी प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं, वैसे तो हमने ये पढ़ लिया होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। मान लो थर्सरी प्रिवेंशन, थर्सरी का मतलब क्या है? बस इसको समझना है, नहीं समझे तो फिर गलत हो जाएगा। थर्सरी प्रिवेंशन, थर्सरी प्रिवेंशन में एक बात देखी है कि मरीज को मान लो फीमर का फ्रैक्चर हुआ, सबसे पहले मरीज को कोई प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम की वजह से उसकी बॉडी में एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होगा, होगा डिस्टरबेंस। उसकी वजह से वो, जैसे हाथ फ्रैक्चर होगा या तो, या पैर फ्रैक्चर होगा, तो या वो चल नहीं पाएगा, नॉट एबल टू वॉक, या नॉट राइट, लिख नहीं पाएगा। उसकी वजह से उसकी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो अनएम्प्लॉय हो जाएगा, हॉस्पिटल से उसको छुट्टी मिल जाएगी, और घर का रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी घर के ऊपर वो निभा नहीं पाएगा, अपना जो रोल है परिवार के लिए उसका रोल है वो खुद निभा नहीं पाएगा। तो क्या समझे आप? सिंपल सी बात समझे आप, क्या? रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाना। कैसे हुआ? ये सारी चीजें एक सीक्वेंस है पूरी, ये पूरी एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का नाम होता है डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकेप। चारों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। आप आज तक ये सीखते आए हो कि एम्पेयरमेंट भी वही है, डिसेबिलिटी भी वही है, हैंडीकेप भी वही है, डिजीज भी वही है, अलग अलग है चारों। चारों बिल्कुल अलग अलग है, चारों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बस एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं? एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा, तीसरा होगा तो चौथा होगा। अब कैसे याद करें सर? सिंपल, सबसे पहले मरीज को कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का मतलब मान लो फीमर फ्रैक्चर हो गई, प्रॉब्लम मतलब कोई डिजीज हुई, डिजीज क्या हुई? मान लो फीमर फ्रैक्चर हो गई। अब ये प्रॉब्लम को डिजीज बोल दिया हमने, प्रॉब्लम को क्या बोल दिया? डिजीज बोल दिया। सीक्वेंस याद रखना, इस डिजीज की वजह से पर्सन काम, जैसे एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी, उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। उसको क्या बोल दूं? इम्पेयरमेंट। बताओ इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इम्पेयरमेंट? बताओ इम्पेयरमेंट, ड्यू टू एनी डिजीज, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, और ड्यू टू एनी ट्रॉमा, और ड्यू टू एनी फ्रैक्चर, anatomical, physiological and anatomical, physiological, psychological function are deranged। इसको क्या बोल दिया हमने? इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट की वजह से मरीज, कौन सा फ्रैक्चर हुआ? फीमर फ्रैक्चर, नॉट एबल टू वॉक, ड्यू टू दिस हैपनिंग नॉट एबल टू वॉक, इसको बोल देंगे हम लोग डिसेबिलिटी। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? ड्यू टू एनी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस लॉस, पर्सन नॉट एबल टू डू वर्क, नॉट एबल टू डू राइट, नॉट एबल टू डू वॉक, इसको बोल देते हैं ये बात। अब इसकी वजह से हॉस्पिटल में अगर वो कोई स्टाफ नर्स था, नर्सिंग ऑफिसर, उसको छुट्टी कर देंगे, उस घर की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास थी, तो घर में लोगों का जीवन नहीं केयर कर पाएगा, वो खुद अनएम्प्लॉय हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉय हो जाना क्या कहलाता है?
उसको बोलते हैं हैंडीकैप। उसको क्या बोलते हैं? हैंडीकैप। समझ आई बात? कुछ बात पल्ले पड़ी मैं क्या बोला? तो देखो लिखो, सीक्वेंस याद करो। क्या याद करोगे? एनी abnormal condition of organism that impair function। impairment क्या है? Any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure due to this happening, not able to walk। यहाँ पे not able to run भी हो सकता था। इसकी वजह से मरीज अनएम्प्लॉय हो गया। सिंपल बात समझ में आ गई आपको? पूरी लाइनें याद करोगे भूल जाओगे। इसकी सीक्वेंस याद रखना, DIDH नाम से आती है सीक्वेंस। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। याद रह गया ये? ICD रिवाइजन एवरी 10 ईयर। ये तो कुछ नहीं है, कैसे ही है। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एपिडेमायोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे एपिडेमायोलॉजी। लगाओ हेडिंग जल्दी। एपिडेमायोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होती है एपिडेमायोलॉजी। सिंपल बातों में पढ़ते हैं। अब देखो एपिडेमायोलॉजी के बारे में कुछ टर्म है, कुछ डेफिनेशन है, सारी एपिडेमायोलॉजी की, क्योंकि हमें रेस्पिरेटरी, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, GIT, वेक्टर बोर्न, सारी डिजीज पढ़नी है कम्युनिटी की। कम्युनिटी की कोई भी डिजीज पढ़ने से पहले एपिडेमायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी का पढ़ना होना जरूरी है। तो हम एपिडेमायोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजी है 30 से 40, तो 30 से 40 टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी एपिडेमायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एपिडेमायोलॉजी क्या है? पहला सवाल, एपिडेमायोलॉजी क्या है? सिंपल बताओ चलो। एपिडेमायोलॉजी क्या है मैं बताता हूँ, बार बार भी बोलता हूँ। एपिडेमायोलॉजी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इन ए गिवन पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन पर कोई भी बीमारी कैसे फैलती है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द डिजीज, हाउ टू डिटर्मिनेट द डिजीज इन ए पॉपुलेशन, दैट्स कॉल्ड एपिडेमायोलॉजी। अब बताओ एक बात बताओ, ये जो एपिडेमायोलॉजी है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए होती है या कम्युनिकेबल डिजीज के लिए होती है? डिस्ट्रीब्यूट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई बीमारी फैलती है उसको कम्युनिकेबल बोलते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं? उसको कम्युनिकेबल या इन्फेक्टिव डिजीज बोलते, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। तो बताइए एपिडेमायोलॉजी का जो ये सारा खेल है ये इन्फेक्शियस डिजीज के लिए है, ये इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए नहीं है। तो सवाल पहला, एपिडेमायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन क्या है। दूसरा, एपिडेमायोलॉजी किसके ऊपर किया जाता है? पॉपुलेशन के ऊपर। एपिडेमायोलॉजी के टूल क्या है? 3, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन। किसी को तो रेट में मापेंगे, किसी को रेशियो में मापेंगे, किसी को प्रोपोर्शन में मापेंगे। तीनों के बारे में अलग अलग बातें होती है, तीनों ही हम डिस्कस कर लेंगे, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन। अब जो एपिडेमायोलॉजी में हम लोग चेक करते हैं तो क्या क्या चीजें देखते हैं, सबका देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। बेसिक बेसिक चीजें हैं, सबके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, कम्युनिकेबल डिजीज आपको पता चल गया, इसीलिए आपने एक पढ़ा था एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। किसके लिए होता है वो? इन्फेक्शियस डिजीज के लिए होता है। पढ़ा था ना आपने कि इन्फेक्शियस डिजीज के लिए होता है। थोड़ा देखो सर्दी लग रही, चलो आगे आओ, इधर आओ। एपिडेमायोलॉजी क्या है?
स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ रिलेटेड डिजीज इन गिवन पॉपुलेशन। ये याद हो गया। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड होता है इसमें, इसमें तुक्के नहीं चलते, इसमें सारा रेट रिलीवेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस होता है। कम्युनिटी में जाके डेटा कलेक्ट किया जाता है, किसी पर्सन का IMR कितना है, MM रेशियो कितना है, CFR कितना है, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में क्या राय है, सारी चीज़ें निकाली जाती है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस गोल्ड स्टैंडर्ड, क्लिनिकल प्रैक्टिस का गोल्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस है, एपिडेमायोलॉजी। चलो नेक्स्ट, इसका वर्ड में मीनिंग एपी का मीन्स अपॉन, डेमोस का मीन्स द पीपल, लोगस का मीन्स द स्टडी। अब इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बहुत कोल्ड है। जल्दी लिखो, लिख लिया होगा ना? ये हो गया। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा और देखते हैं कि क्या क्या बचा है। फिर आता है सम डिस्कवरी, ये पढ़ लिया हमने, ये हमने सबने लिख रखा है, छोड़ो इसको, पहले लिख लिया हमने। नेक्स्ट, फादर ऑफ एपिडेमायोलॉजी कौन है? जॉन स्नो, ग्रेटेस्ट डॉक्टर, लिख चुके हैं। फादर ऑफ बायोस्टेटिक्स सर फ्रांसिस गैल्टन, लिख चुके हैं। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुत, ये सारे लिख चुके हैं हम लोग। एक ऊपर वाला नाम लिखना, ये शायद नहीं लिख रखा, ये एंट्री कर दो। ये हम लोग सारे पढ़ चुके हैं सारे पहले ही। हो गया ये भी, ये आपको पता है। अब थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अप्रोच ऑफ एपिडेमायोलॉजी, दो अप्रोच यूज की जाती है, आस्किंग द क्वेश्चन एंड मेकिंग कंपैरिजन। दोनों के बारे में समझते हैं। आपको ये ऐसे लिखोगे सीधा तो समझ नहीं आएगा। एपिडेमायोलॉजी में दो अप्रोच यूज की जाती है। देखो, पहला, आप मान लो एपिडेमायोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होगा तभी तो कर पाओगे। डिजीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे डिटर्मिनेंट होती है, किसके ऊपर? किसी पॉपुलेशन के ऊपर। यही तो बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट डिटर्मिनेंट एंड डिजीज इन पॉपुलेशन, दैट्स कॉल्ड एपिडेमायोलॉजी। अब आप कैसे पता करोगे? आप पॉपुलेशन कहाँ रहती है? कम्युनिटी में रहती है। तो आप लोग कहाँ गए? कम्युनिटी में गए। कम्युनिटी में जाके आप क्या करोगे? दो अप्रोच यूज करते हैं। कम्युनिटी में जाके कितनी अप्रोच यूज करोगे? दो अप्रोच यूज करोगे। एक पहली, आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम अपोजिशन, आस्क द क्वेश्चन। सेकंड, मेकिंग कंपैरिजन। मेकिंग कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? अब देखो, आप इसको मैं समझाता हूँ, एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। पहली बात, आस्क, आप कम्युनिटी में जाके पूछोगे आपको क्या दिक्कत है, वो बताएगा मेरे को फीवर आता है, मेरी BP ये है, मेरा ब्लड शुगर ये, वो अपनी डेटा बताएगा सारी, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम, बहुत सारी। कुछ चीज़ें जेन्युइन होगी, कुछ फर्जी होगी, कुछ ओरिजिनल होगी, कुछ डुप्लीकेट होगी। आपको पता कैसे चलेगा ये गलत है ये सही है? ये जो बोल रहा है ये गलत है, पहले आप डाइट लोगे, डेटा लोगे, फिर आपको भी तो पता होना चाहिए ये डेटा नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। वो बता देगा मेरा ब्लड शुगर 81 आया, आप बोल देंगे माय गॉड 81 बहुत कम है, होना चाहिए 520। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? जब आपको नॉर्मल वैल्यू पता है सबकी, फिर आप कंपैरिजन करोगे। पहले आप पूछोगे, वो आपको प्रॉब्लम बताएगा, उस प्रॉब्लम का आप कंपैरिजन करोगे,
ये एपिडेमियोलॉजी में 2 अप्रोच यूज की जाती है, पहले पूछा जाता है, फिर जो डेटा दिया गया उसका क्या करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, सबको आ गया समझ में? अगर सबको समझ आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ गया क्या? यस और नो? यस। यस ना? नेक्स्ट, टूल ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी इंक्लूड, ये क्वेश्चन है वैसे तो, आपको याद रखना एपिडेमियोलॉजी के 3 टूल होते हैं। ये क्वेश्चन है कि एपिडेमियोलॉजी का कौन सा टूल नहीं है, तो ये नहीं है। आपको क्या लिखना है, द टूल ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी, ये हटा दो। कौन कौन सा होता है, एक रेट, एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन। टूल का मतलब है मेजरमेंट, ये बीमारी है, ये पूरी कम्युनिटी है, इसमें टीबी है, कैंसर है, HIV है, लेप्रोसी है, ट्रैकोमा है, स्कैबिज है। आपको कैसे पता चला? आप इधर से बाहर देखने आए, टीबी कितने लोगों में फैल रही है, कैंसर कैसे हुआ, लेप्रोसी कैसे फैल रही है, ये कैसे हुआ, स्कैबिज कैसे फैल रहा है। तो इन सबको मापेंगे किससे? या तो रेट में मापेंगे, दैट्स कॉल्ड टूल, या तो रेशियो में मापेंगे, दैट्स कॉल्ड टूल, या तो प्रोपोर्शन में मापेंगे, ये भी टूल। पॉपुलेशन टूल नहीं है, पॉपुलेशन मीडियम है जिसके ऊपर मापा जाता है। ये तीनों टूल है, मीडियम जिसमें मापा जाता है। समझ आया? 3 टूल होते हैं एपिडेमियोलॉजी के। कितने टूल होते हैं? 3 टूल होते हैं। अच्छा, ये मॉर्निंग का क्लास का क्वेश्चन है, आपको भी पता है ये मॉर्निंग क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड। लिख लिया? अब देखो नेक्स्ट, पहले हेडिंग लगाओ रेट, टूल ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमिक, पहले लगाओ रेट। रेट की डेफिनेशन क्या थी, याद करो। मैं तीनों ही समझा देता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले एक साथ ही समझा देता हूं तीनों ही। ये पहला है रेट, एक कोई भी चीज ऊपर होती है उसको बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, इधर वाले को बोलते हैं गुणाक। क्या बोलते हैं? गुणाक। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। जब कभी भी डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, रिलेटेड कैसे? नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का ही पार्ट होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कोई लाइव बर्थ हुए हैं 20,000, उनमें से ही 200 की डेथ हो गई, इसका मतलब 20,000, 200 क्या है? इन 20,000 में से ही कोई है। तो जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होगा और मल्टीप्लायर में 1000 या कुछ भी हो सकता है, उसको बोलेंगे हम लोग रेट। उसको हम क्या बोलेंगे? रेट। जब, याद देखो रेशियो, देखो इधर, अब मैं रेशियो को एक्सप्लेन करता हूं। डेथ किसकी हो रही है? मदर की, ड्यू टू लेबर, प्रेगनेंसी, परप्यूरियम। टोटल लाइव बर्थ इंटू 1 लाख, इंटू 1 लाख। टोटल लाइव बर्थ, जन्म किसने लिया? न्यूबॉर्न बेबी ने। डेथ किसकी हुई? मदर की। इसको क्या बोलते हैं? MMR। तो बताइए ये रेट कैसे हुआ? रेट का मतलब तो ये होगा नंबर ऑफ लाइव बर्थ, डेथ ऑफ चिल्ड्रन, डेथ ऑफ टोटल चिल्ड्रन। इनमें से ही कोई होता, जन्म तो हुआ बच्चों का, डेथ हो रही मदर की, दोनों एक दूसरे रिलेटेड नहीं है। और मल्टीप्लायर में 1 लाख यूज करते हैं हम, इसमें तो 1 लाख करते हैं, बाकी किसी में कम भी कर सकते हैं। इसमें 1 लाख क्यों करते हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि MMR बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। अगर मैं 1000 यूज करता
तो आंसर आता 0.9। बताओ 0.9 फीमेल की डेथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, 0.9 नहीं हो सकती। इसीलिए 1 लाख यूज करते हैं ताकि आंसर आए 90, 100, 110, 120, 150। क्या मतलब 1 लाख में 100 महिलाओं की डेथ हो रही है, 1 लाख डिलीवरी होती है तो 100 महिलाओं की डेथ हो रही है। अगर मैं 1000 के ऊपर कैलकुलेट करता तो आंसर आता 0.9, 0.8, 0.7 फीमेल की डेथ। कैसे होगी 0.9? ये हो गया रेशियो। तीसरा होता है प्रपोर्शन। तीसरा क्या है? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में मतलब होता है परसेंटेज। प्रपोर्शन दो है, एक तो है CFR, एक है प्रीवेलेंस। मान लो आपके एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, 100 में से 70 नंबर आए, तो अब क्या निकालोगे? प्रपोर्शन। जितने नंबर आए, जितने टोटल है, इंटू 100। मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है, सेम रेट वाला फॉर्मेशन लगता है इसमें, सेम रेट वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन मल्टीप्लायर में कितना करना है? 100 करना है। जब सेम रेट वाला फॉर्मूला लगे लेकिन मल्टीप्लायर में सिर्फ 100 करना हो, उसको प्रपोर्शन बोलते हैं, उसको प्रपोर्शन बोलते हैं। चलो लिखो तीनों ही। लिखो जल्दी लिखो। ओके, रेट में मल्टीप्लाई 1000 होगा। मोस्टली लाख हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन हम 1000 ही करते हैं रेट में। अब देखो कौन कौन सा रेट है पता करना। IMR क्या है? रेट है। कैसे पता किया? IMR रेट कैसे है? नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इनटू 1000 बट्टा नंबर ऑफ लाइव बर्थ, N इज ए पार्ट ऑफ D। देखो ये लाइव बर्थ, ये कौन? इन्फेंट डेथ, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, तो N इज ए पार्ट ऑफ D। मल्टीप्लायर नॉट 100, मल्टीप्लायर कितना है? 1000, इसीलिए ये क्या है? रेट है। MMR रेट नहीं है, MMR क्या है? रेशियो है। कैसे पता चला? नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इंटू 1 लाख बट्टा नंबर ऑफ लाइव बर्थ। देखो जन्म किसका हुआ? बच्चों का। डेथ किसकी हुई? मदर की। अगर मदर की डेथ हुई, बच्चों का जन्म हुआ, मल्टीप्लायर में लाख यूज कर रहे हो, N इज नॉट ए पार्ट ऑफ D, बोथ आर अनरिलेटेड। तो ये क्या हो गया? रेशियो। ये देखो रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल इंटू 1000 बट्टा नंबर ऑफ मेल। जैसे कि 1005 फीमेल है, 1000 मेल है, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आया? 1005। तो बताइए ये क्या हुआ? रेशियो। नीचे किसको लिखा? मेल का, ऊपर किसको लिखो? फीमेल का। तो ये क्या हो गया? रेशियो हो गया। तो रेशियो का मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बट N इज नॉट ए पार्ट ऑफ D, बोथ आर अनरिलेटेड। ये भी रेशियो। याद हुआ आपको? आपको याद हुआ क्या? याद हुआ क्या ये? हो गया? समझ आ गया? सबको इजी है ना? अब प्रपोर्शन कुछ नहीं है, आप 12th पास करके आए हो, आप जो जैसे परसेंटेज निकालते थे ना, उसको बोलते हैं प्रपोर्शन। परसेंटेज कैसे निकालते? मार्क ऑब्टेन्ड
अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन निकाले, चलो प्रोपोर्शन। इंसिडेंस क्या है? रेट है। प्रीवेलेंस क्या है? प्रोपोर्शन है। और सी पर दोनों क्वेश्चन याद रखना। रेशियो बताओ, कोई दो रेशियो कौन है? आप बोलोगे सर एमएमआर और जेंडर रेशियो। प्रोपोर्शन कौन कौन है? आप बोलोगे सर सीएफआर और प्रीवेलेंस। ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शन। अब देखो रेट में तो बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे। नंबर ऑफ न्यू केस इंटू 1000 बटा पॉपुलेशन एट रिस्क, n इज ए पार्ट ऑफ डी मल्टीप्लायर नॉट 100, कितना होगा? मल्टीप्लायर 1000, n इज ए पार्ट ऑफ डी। ये हो गया रेट। प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस क्या? n इज ए पार्ट ऑफ डी। यहाँ यस लिखना है ना, नो नहीं करना है। नंबर ऑफ न्यू, प्रीवेलेंस की डेफिनेशन क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रीवेलेंस? प्रीवेलेंस का मतलब है टोटल केस। टोटल केस का मतलब न्यू प्लस ओल्ड केस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल केस बोलते हैं, न्यू प्लस ओल्ड। तो मैंने कर दिया नंबर ऑफ न्यू केस, न्यू मतलब टोटल एंड ओल्ड, इनटू पद नीचे लिख दिया टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन टोटल उनका ही कोई पार्ट है। मान लो एक 500 सब्जेक्ट टोटल नंबर का पेपर है, उनमें से आपके 300 नंबर आए, तो आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे। ये क्या है? प्रोपोर्शन है। ये क्या है? परसेंटेज है। तो प्रोपोर्शन और परसेंटेज बोथ आर सेम। प्रोपोर्शन और परसेंटेज बोथ आर सेम। टोटल कितने हैं, कितने में से, जैसे कि मान लो 100 केस बने टोटल, पॉपुलेशन कितनी है? 50,000। तो इसमें सही तो है, लेकिन मल्टीप्लायर में हम लोग क्या करते हैं? रेट में 1000 करते हैं और इसमें 100 करते हैं, इतना ही फर्क है। सिर्फ 100 करते हैं तो प्रोपोर्शन है। दो चीजें है प्रोपोर्शन। सीएफआर क्या है? सीएफआर का मतलब होता है केस फैटेलिटी। अब ये केस फैटेलिटी है, ये प्रोपोर्शन है, रेट रेशियो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैं आपको पहले भी समझाया था। 100 मरीज को इन्फेक्शन हुआ, 100 मरीज को डिजीज हुई, 80 को साइन सिम्टम आए, 50 को सीवियर साइन सिम्टम आए, 20 को डेथ हुई। तो इस पर्सन का सीएफआर कितना हुआ? सीएफआर का मतलब होता है डेथ। तो सीएफआर का फॉर्मूला क्या है? डेथ बटा टोटल केस इनटू 100। यही तो है। 100 नंबर का पेपर है, टोटल 100 नंबर का पेपर है, नंबर कितने आए? 20। कैसे लिखोगे? 20 बट्टा 100। मल्टीप्लायर में क्या करते हो? परसेंटेज में 100, तो प्रोपोर्शन में भी 100। तो आंसर कितना होगा? 20। सीएफआर का मतलब होता है मौत की रेट। कितनों को बीमारी हुई, कितनों की जान गई, उसको बोलते हैं सीएफआर। सीएफआर का फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ डेथ इंटू 100 बटा नंबर ऑफ केस, एन इज ए पार्ट ऑफ डी। एन हटा दो है ना, एन इज ए पार्ट ऑफ डी मल्टीप्लायर 100। ये क्या हो गया? प्रोपोर्शन हो गया। इसका मतलब ये भी समझ आ गया आपको? आ गया समझ में ना? समझ में तो आ गया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लिखो नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी। पहला लिखो सीएफआर। सीएफआर का मतलब क्या? अब देखो सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम, 30 से 40 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो आप लोग 2 क्लास में टर्मिनोलॉजी पूरी होगी। एक आधी थोड़ी बहुत क्लास आज की, एक क्लास नेक्स्ट, उसके बाद आधी क्लास और। लगभग 3-1 घंटे की, 3.5 घंटे की टर्मिनोलॉजी है। अगर हमने वो टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद आप कोई भी डिजीज पढ़ोगे, कैसी भी डिजीज पढ़ोगे, तो आपके माइंड में चीजें क्लियर रहेगी कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। अब पहली टर्मिनोलॉजी है सीएफआर। सीएफआर का मैंने क्या बताया? 100 जनों को बीमारी हुई थी,
ऐसा करते करते 20 जनों की डेथ हुई थी। मतलब क्या हुआ? डेथ पावर। हम क्या बोलते हैं? CFR का मतलब क्या हुआ? डेथ पावर। तो बताओ, मरने की पावर को बोलते हैं CFR। तो मैं बोल दूं, किलिंग पावर ऑफ द डिजीज। 100 जनों को बीमारी हुई, 20 जनों की मौत हो गई, इसका मतलब CFR कितना हुआ? 20। तो किलिंग पावर क्या है इस डिजीज का? 20% है। रेबीज का जैसे 100% होता है। रेबीज अगर 100 जनों को हो जाए तो लगभग सबकी डेथ होती है। आया समझ में? तो किलिंग पावर, CFR का मतलब होता है किलिंग पावर। अब ये जितना ज्यादा किलिंग पावर होगा, इसका मतलब वायरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। वायरुलेंस क्या होता है ये आपको पता नहीं अभी तक, तो वायरुलेंस सुनो। अब मैं समझाता हूं। 100 जनों को बीमारी हुई, 80 जनों को साइन सिम्टम आया, 50 जनों को सीवियर साइन सिम्टम आया, उसी को बोलते हैं वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब होता है सीवियर साइन सिम्टम की स्टेज को वायरुलेंस बोलते हैं। व्हाट इज वायरुलेंस? सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को वायरुलेंस बोलते हैं। अब जो भयंकर सिम्टम आएगा उनमें से ही तो डेथ होगी। 50 को भयंकर सिम्टम आया, उन 50 में से 20 की डेथ हो गई। तो CFR किससे होता है? वायरुलेंस से पता लगाया जाता है CFR का। जितना वायरुलेंस ज्यादा होगा उतना ही CFR ज्यादा होगा। वायरुलेंस का मतलब होता है सीवियर साइन सिम्टम। जितने सीवियर साइन सिम्टम ज्यादा होंगे उतना ही CFR ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब CFR और रिकवरी में क्या फर्क है? 100 जनों को बीमारी हुई, 20% की डेथ हो गई, तो रिकवरी कितनी है? 80। तो सर्वाइवल रेट क्या है? व्हाट इज सर्वाइवल रेट? चल रहा है क्या? देखना उधर चल रहा है क्या? चल रही क्लास? ठीक है, इधर तो चल रहा है। चल रहा है ना? ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो। 50 जनों को साइन सिम्टम आया, 20 जनों को सीवियर, 50 को सिम्टम सीवियर आया, उनमें से डेथ होगी। तो वायरुलेंस का मतलब होता है सीवियर साइन सिम्टम की स्टेज को वायरुलेंस बोलते हैं। तो वायरुलेंस जितना ज्यादा होगा CFR उतना ही ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बताओ सर्वाइवल रेट क्या होगा? 100 पेशेंट है, 20 की डेथ हो गई, तो सर्वाइवल रेट कितना हुआ? 80। तो सर्वाइवल रेट और CFR दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं कि तू बढ़ेगा मैं कम होऊंगा, तू बढ़ेगा मैं कम होऊंगा। तो सर्वाइवल रेट 1 माइनस CFR। एकदम सिंपल हो गई ना? इट इज क्लोज टू द वायरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। CFR इज proportion always expressed in percentage, ये भी आपको पता है। CFR इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सर्वाइवल रेट, ये भी आपको पता चल गया। CFR का मतलब क्या है? CFR बराबर 1 माइनस सर्वाइवल रेट। 1 माइनस मतलब CFR कैसे पता करोगे? CFR पता करना है किसका? तो 100 माइनस 80, तो CFR कितना हुआ? 20। सर 1 माइनस सर्वाइवल रेट, CFR का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है। कैसे कि CFR निकालना किसी का, तो एक मान लो किसी मरीज को, एक को अगर करोगे, एक लोगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा। तो आप 100 ले लो, आप क्या करो 100 ले लो मरीज पूरे। तो मान लो टोटल मरीज 100, उनमें से सर्वाइवल रेट का मतलब है रिकवरी, बच गए। तो मान लो 80 बच गए, तो बताओ CFR कितना हुआ? 20। तो 100 में से सर्वाइवल रेट को घटा दो, पीछे जो बचेगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? CFR होगा। CFR होगा कि नहीं होगा? तो यही तो फॉर्मूला है। CFR बराबर 1 माइनस सर्वाइवल रेट। 1 मतलब 100 कर लो ना, सीधा इजी रहेगा। 100 माइनस सर्वाइवल रेट। 100 टोटल केस है, उनमें से सर्वाइव को हटा दो, पीछे बच गए उसकी डेथ मान लो,
ये हो गया CFR। रेबीज का CFR 100% होता है, ये सवाल आ सकता है। रेबीज में जान जाती है, येलो फीवर का 80% होता है और जापानीज इंसेफेलाइटिस का 35% होता है। सही बात है, फटाफट लिख लो। हो गया, सबको पता चल गया ये बात भी, इजी इजी हो गया। अब देखो इंसिडेंस, अब मैं नेक्स्ट हेडिंग लगाऊ इंसिडेंस। अपन टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं एपिडेमियोलॉजी की, क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इंसिडेंस। अब देखो इंसिडेंस के बारे में क्या बात बता रहा हूं, सुनो पहले, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। इंसिडेंस का बेसिकली मीनिंग होता है न्यू केस। सुन लेना, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केस। इंसिडेंस क्या है, रेट है। रेट क्यों बोली गई है कि न्यू केस अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क, उस पॉपुलेशन में ही तो न्यू केस होंगे और मल्टीप्लाई में 1000, इसीलिए इंसिडेंस क्या है, रेट है। दूसरी बात, इंसिडेंस दो प्रकार से मापते हैं, एक होता है इंसिडेंस में अटैक रेट, एक होता है सेकेंडरी अटैक रेट। अब क्या होता है अटैक रेट, मान लो मेरे को पहली बार कोई बीमारी हुई, मैं पहली बार नया केस बना, मैं प्राइमरी केस बना, तो मेरे को बोलेगा अटैक रेट कि कोई बीमारी पहली बार कितने पर्सन को होती है, वो है इंसिडेंस। न्यू केस मतलब अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट क्या है, एग्जांपल जैसे मम्स एक बार होने के बाद सेम पर्सन में वापस कभी नहीं होगा, लेकिन उसका सेकेंडरी अटैक रेट बहुत ज्यादा है। मीजल्स एक बार किसी को हो जाए तो वापस किसी को नहीं होगा। चिकन पॉक्स एक बार किसी को हो जाए तो सेम पर्सन को नहीं होगा, लेकिन इन सब का सेकेंडरी अटैक रेट 85 से 90% है। तो अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, पूरा रात दिन का डिफरेंस है। अटैक रेट का मतलब है किसी पर्सन को बीमारी होना, नया केस आना। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है जैसे मीजल्स है, मुझे एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगा, मुझे वापस नहीं होगा, लेकिन मुझे मीजल्स होता है तो 80 टू 90% चांस है कि मैं दूसरों को दूंगा ही दूंगा। अगर 10 बच्चे मीजल्स वाले खड़े हैं तो इतने के इतने बच्चे और मीजल्स कर देंगे, वो दूसरों को फैला के ही रहेंगे। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है किसी भी पर्सन के द्वारा अपने इन्फेक्टिव पीरियड में दूसरे को डिजीज देना। अगर वो देता है तो बोलते हैं हाँ इसका सेकेंडरी अटैक रेट है, अगर वो नहीं देता है तो सेकेंडरी अटैक रेट नहीं होता है। कम्युनिकेबल डिजीज का होता है, नॉन कम्युनिकेबल का 0 होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सेकेंडरी अटैक रेट 0 होता है। कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसका सबसे ज्यादा होता है, जो डिजीज ज्यादा फैलती है उसका ज्यादा होगा, जो कम फैलती है उसका कम होगा। यही तो पढ़ते हैं हम लोग, और क्या पढ़ते हैं। तो देखो पॉपुलेशन, फॉर्मूला क्या है, न्यू नंबर ऑफ न्यू केस ऑफ द डिजीज इन ईयर इनटू 1000 टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। इंसिडेंस एक रेट है जो कि 1000 में मापते हैं, ये भी आपको पता चल गया। टाइप दो प्रकार का होता है, एक होता है अटैक रेट, जब पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी पर्सन को पहली बार कोई बीमारी हुई, अब इस पर्सन की वजह से कितने को हुई है, इसको बोल देंगे सार। सेकेंडरी अटैक रेट इज अ डिजीज इन द सेकेंडरी पर्सन ड्यू टू द प्राइमरी केस। पप्पू और गप्पू सुना था, वही इसमें आ रहा है ये टप्पू। सेकेंडरी अटैक रेट क्या है, नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर ऑफ द प्राइमरी केस। ये मैं हूं, मेरे को पहली बार बीमारी हुई है,
मेरी वजह से किसी और को बीमारी हो रही है तो ये तो होगी सेकेंडरी बीमारी। जिस रेट से हो रही है उसको बोल देंगे सेकेंडरी अटैक रेट। मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है वो सेकेंडरी डिजीज है। जिस रेट से कितने परसेंटेज के साथ हो रही है वो सेकेंडरी अटैक रेट। तो कम्युनिकेबल डिजीज का सेकेंडरी अटैक रेट ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्रीवेलेंस। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? प्रीवेलेंस। जल्दी लिखो फटाफट। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं एमसीक्यू कैसे आएगा सर, इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या है? आप क्लास लेते हो? आप अगर क्लास लेते हो एमसीक्यू की तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। और अब कोई स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो हम टेस्ट में क्वेश्चन देंगे तब देख लेना कैसे आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्रीवेलेंस। क्या लगाओगे? प्रीवेलेंस। अब प्रीवेलेंस की डेफिनेशन सुनो। इंसिडेंस हो गया, अब लिखते हो प्रीवेलेंस। पहली बात तो प्रीवेलेंस क्या है? प्रपोर्शन है। ये तो आपको पता चल गया कि प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन का मतलब किस में चेक करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं n/d। ये भी पता है। अब प्रीवेलेंस का मतलब होता है न्यू प्लस ओल्ड। टोटल केस, किसी भी कम्युनिटी में टोटल केस बट्टा पॉपुलेशन इंटू 100। अब ये दो प्रकार का होता है। प्रीवेलेंस का मतलब होता है न्यू प्लस ओल्ड, दोनों को मिला के बोलते हैं प्रीवेलेंस। ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तो प्रीवेलेंस की डेफिनेशन क्या है? टोटल करंट केस इन ए गिवन पॉपुलेशन ओवर ए पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम। प्रीवेलेंस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। लिख लो इतना, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से दो टाइप होते हैं। प्रीवेलेंस दो टाइप का होता है। चलो अपन दो टाइप की बात करें। कौन सा दो टाइप? हो गया दो टाइप। देखो दो टाइप बताता हूं आपको सिंपल भाषा में। दो टाइप। टोटल केस। कैसे केस? टोटल केस, जिसको बोलते हैं प्रीवेलेंस। कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का हुआ। पहला पॉइंट प्रीवेलेंस। कौन सा प्रीवेलेंस? पॉइंट प्रीवेलेंस। दूसरा पीरियड प्रीवेलेंस। कौन सा प्रीवेलेंस? पीरियड प्रीवेलेंस। पॉइंट का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे? इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है, सुनो दोनों का एग्जांपल सुनो। दो टाइप का होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आज तारीख क्या है? मान लो आज है 20 अगस्त 2022 2020, ये तारीख है मान लो। आपसे एग्जामिनर पूछे आज 20 अगस्त है, 2020 है आज, तो बताइए माय डियर, आज तक हमारी इस कम्युनिटी में टीबी के टोटल केस बता दो। उसको बोल देंगे हम पॉइंट प्रीवेलेंस। आज एक पॉइंट ऑफ टाइम
पुराने जितने भी टीबी के टोटल केस है वो बता दो, उसको बोल देंगे पॉइंट प्रीवेलेंस। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम टोटल न्यू केस की संख्या, टोटल ओल्ड केस की संख्या, न्यू केस को मिला के उसको बोल देंगे पॉइंट प्रीवेलेंस। इधर आओ, अब एग्जामिनर थोड़ा घुमाए कि एक कोई भी 2 तारीख को गैप देगा, एक ड्यूरेशन देगा कि 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2020 तक टीबी के टोटल केस बताओ। ये भी टोटल केस है, अरे ये भी टोटल ही तो है, लेकिन ये ड्यूरेशन एक पीरियड के बीच में, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान टोटल केस की क्वांटिटी को हम लोग पीरियड प्रीवेलेंस बोलते हैं। अब ये समझ में आया, ये बात समझ में आई दोनों में क्या फर्क है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या ये समझ में आई? तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। सर ये समझ में आ गई। अब ये बात सुनो मेरी, ये आ गई ना समझ में? ये ड्यूरेशन ठीक है, कोई नहीं बोलेगा सर रिपीट करना, सेम है। एक ड्यूरेशन ले लो, कोई 2 टाइम के बीच के टोटल केस बताओ तो क्या होगा? पीरियड। पर्टिकुलर पॉइंट के बताओ तो क्या होगा? अब देखो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रीवेलेंस। क्या रिलेशन है इंसिडेंस और प्रीवेलेंस में? बहुत तगड़ा रिलेशन है। प्रीवेलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन है। P इज इक्वल टू आई इंटू डी। सर ये ऐसा कैसे हुआ? ये हमें समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूं। आपसे एग्जामिनर बोले ये 2015, ये 2016, ये 2017, ये 2018, ये 2019, ये 2020, हर साल आपसे एग्जामिनर पूछे, सुनना, हर साल टीबी के 20 नए केस आते हैं, तो बताइए 2015 से 2020 के बीच में टोटल केस कितने होंगे? तो आप बोलोगे टोटल मतलब प्रीवेलेंस। आप क्या पूछोगे? सर आप क्या टोटल की बात कर रहे हो? टोटल मींस प्रीवेलेंस की बात कर रहे हो? तो कि हाँ मैं प्रीवेलेंस की बात कर रहा हूं। तो कि सर प्रीवेलेंस टोटल कितने होंगे मैं बताऊं? 1 जनवरी 2015, हर साल 2015 में भी 20 है, 20 तक भी हर साल 20 केस आ रहे हैं, तो सर 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितना है? एक साल में 20 है, टोटल साल 6। तो प्रीवेलेंस कितने होंगे? टोटल केस कितने हुए? सर केस तो है 20, इंसिडेंस मतलब न्यू केस 20 है एक साल के, और टोटल ईयर है 6। तो बताइए प्रीवेलेंस कितना हुआ? 20 इंटू 6। तो प्रीवेलेंस का इंसिडेंस से क्या रिलेशन है? P इज इक्वल टू आई इंटू डी। देख लो, P इज इक्वल टू आई इंटू डी। आई मतलब 20, डी मतलब 6, हो गया 120। हुआ कि नहीं हुआ? तो P का इंसिडेंस के रिलेशन है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा सारा खेल। अब लिखो प्रीवेलेंस, इंसिडेंस लिख लिया, प्रीवेलेंस लिख लिया, टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट प्रीवेलेंस, पीरियड ऑफ टाइम पीरियड प्रीवेलेंस, टोटल नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केस इनटू 100 बट्टा ये प्रीवेलेंस, ये इसकी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद प्रीवेलेंस एक प्रोपोर्शन है, ये भी बता दो कि ये रेशियो नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो पूरा, इसका आपको ज्ञान हो चुका है। प्रीवेलेंस का रिलेशन क्या है? इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, इंसिडेंस टू ड्यूरेशन। तो क्या लिखोगे? P इज इक्वल टू आई इंटू डी। अब क्या समझाऊं? इससे तो अब देखो इतना तो समझा ही सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या ही समझाऊं। अब आप सबको समझ आ गया होगा, मेरे हिसाब से तो आगे होगा, फिर तो पता नहीं भाई, आप जानो, आपका दिमाग आपके पास है, मुझे क्या पता आपको आया कि नहीं आया। मैं तो आइडिया लगा सकता हूँ कि आ गया है। चलो तो फिर लिखो, फिर नेक्स्ट एक और पढ़ा देते हैं। प्रीवेलेंस पढ़ा दिया, इंसिडेंस पढ़ा दिया, एक आधा और पढ़ा देते हैं, क्या है जो आपको अच्छे से याद रहे। टर्मिनोलॉजी पढ़ रही है अपनी एपिडेमायोलॉजी की, क्लियर है ना सबका?
क्लियर है कि नहीं है बोलो ज्ञानियों। अब नेक्स्ट, प्रीवेलेंस डिस्क्राइब्ड बैलेंस बिटवीन इंसिडेंस मोर्टेलिटी एंड रिकवरी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई सर। सर ये लास्ट वाली लाइन में क्या मतलब है? प्रीवेलेंस बैलेंस करता है इंसिडेंस के बीच में, मोर्टालिटी के बीच में और रिकवरी के बीच में। हाँ बिल्कुल करता है। प्रीवेलेंस इंसिडेंस, मोर्टालिटी और रिकवरी के बीच में बैलेंस करता है। कैसे करता है सर समझाओ। देखो इधर आओ, ये है प्रीवेलेंस, लास्ट वाली लाइन समझो, ये प्रीवेलेंस है। प्रीवेलेंस तीन चीजों के बीच में बैलेंस करने का नाम है। पहला लिखूं इंसिडेंस, पहला लिखूं इंसिडेंस, दूसरा लिखूं मोर्टालिटी, तीसरा लिखूं रिकवरी। रिकवरी का मतलब ओके, मोर्टालिटी का मतलब डेथ, इंसिडेंस का मतलब न्यू केस। तो प्रीवेलेंस इन तीनों के बीच में बैलेंस करने का काम करता है। कैसे? सुनो, मान लो टोटल कम्युनिटी में 100 केस है, टोटल कम्युनिटी में अभी 100 केस है, अब नए केस 10 और आ गए, तो बताओ प्रीवेलेंस अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कितना हो गए? 110 टोटल केस हो गए। 10 दिनों की डेथ हो गई तो वापस कितने हो गए? 100 हो गए। जब इंसान चला गया तो प्रीवेलेंस कहां से रहेगा? जीवित लोगों का बीमारी को सफर करना प्रीवेलेंस कहलाता है। टोटल केस, डेथ होने के बाद कैसे केस? मान लो टोटल केस थे 100, 10 नए आ गए तो ये हो गया प्लस 10, तो अब कितना हो गया? 110। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला 10 की डेथ हो गई तो वापस 10, अब हो गया 100। थोड़े दिन बाद पता चला 10 सही हो गए, माइनस 10, अब हो गया 90। तो प्रीवेलेंस इंसिडेंस, मोर्टालिटी और रिकवरी के बीच में बैलेंस करता रहता है। जो ये होते रहते चेंज, प्रीवेलेंस बदलता रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? वही तो बात मैंने बताई, वही तो आपको समझाया, समझ में आपको आ गया, आ गया ना समझ में? लास्ट लाइन, लास्ट लाइन आपको समझ में आ गया। अब देखो एक बात और, अब 2-3 डिजीज है, इसके डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। लिखना तो लिख लेना, वरना कल भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझ लो। क्या समझाऊं? ये डिजीज है, ये एक शहर है, सिर्फ डिजीज यहां पर पाई जाती है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं? एंडेमिक। सुनना बात, अब डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी बीमारी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है उसको बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक दो प्रकार की होती है, या तो सब एज ग्रुप में होगी, ऑल एज ग्रुप में होगी, या फिर सिर्फ बच्चों में होगी, ओनली पीडियाट्रिक्स में होगी। लोकल जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाली डिजीज को एंडेमिक बीमारी बोलते हैं। कोई न कोई रिसोर्सेज की कमी से हो सकती है, जैसे मैं आज सुबह बता रहा था, अभी बता रहा हूं, आयोडाइज नमक नहीं खाने से गोइटर होता है। ये क्या बीमारी? एंडेमिक है, पर्टिकुलर किसी किसी जगह पे होती है जहां पे आयोडाइज नमक की कमी होती है, जहां आयोडीन की कमी होती है, पर्टिकुलर जियोग्राफी। या तो सेम एज को अफेक्ट करेगी, हाइपर एंडेमिक, सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करेगी, होलो एंडेमिक। तो इससे दो प्रकार की होती है, एक होती है हाइपर एंडेमिक, एक होती है होलो एंडेमिक। एक होती है हाइपर एंडेमिक, एक होती है होलो एंडेमिक। ये भी आपको पता चल गया, हाइपर और होलो। दूसरी एंडेमिक में कोई डाउट नहीं,
पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाली डिजीज को एंडेमिक बीमारी बोलते हैं। 2 प्रकार की, सारे एज ग्रुप को अफेक्ट करे, सारा मतलब बड़े, बड़ा मीन्स हाइपर, बड़े को क्या बोलते हैं, हाइपर, हाइपर एंडेमिक। होल छोटे छोटे बच्चों को अफेक्ट करे, होलो एंडेमिक। दूसरा आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब है छुटपुट, स्कैटर्ड, छोटे छोटे, कुछ कुछ, कुंचम कुंचम, बहुत रेयर केसेस। कैसे? यह है जोधपुर, ये दिल्ली, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये यूपी, ये बिहार। एक केस जोधपुर में, एक केस जयपुर में, एक केस दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में। आपस में इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। छिटपुट मात्रा में कुछ कुछ केस पाए जाते हैं, लेकिन आपस में जिनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है उसको बोलते हैं हेपाजेडस, इर्रेगुलर स्कैटर्ड केस इन द पॉपुलेशन। क्या है डेफिनेशन? Scattered area, occurrence of a disease in a haphazard and irregular pattern, no connection with each other, बिल्कुल scattered case। ये भी पता चल गया, ये दोनों समझ में आ गया। 2 और बच गया, 2 और बच गया। कौन सा बच गया? 2 2 सुनो, कौन सा बच गया? 2, एक बच गया एपिडेमिक, एक बच गया पेंडेमिक। तो पहले एपिडेमिक की बात कर लूं। जैसे कोविड सबसे पहले एंडेमिक था, कहां था? वुहान सिटी, सी फूड मार्केट, हुबेई शहर, चाइना में। लेकिन वहां से एक जगह से दूसरी जगह गया, जो कोई चीज एक से दूसरी जगह जाती है उसके आगे लगा देते एपी। अगर वो ह्यूमन पॉपुलेशन में जाती है तो लगा देते हैं डमो, एपिडेमिक। ह्यूमन पॉपुलेशन में कोई भी डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। ऐसा करते करते वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। उसको क्या बोल देंगे? पेंडेमिक। मतलब क्या हुआ? कोई भी डिजीज ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलने को एपिडेमिक, एक जगह को एंडेमिक, स्कैटर्ड एरिया स्पोरेडिक। आया समझ में बात? अब ये एपिडेमिक के टाइप होते हैं, फटाफट फैलना, धीरे धीरे फैलना, प्रोपेगेंडा फैलना, नहीं फैलना, अलग अलग टाइप है। अचानक से फैलना, कोविड की पहली वेव जिसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। धीरे धीरे फैलना, दैट्स कॉल्ड कोविड की सेकंड वेव, दैट्स कॉल्ड धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे वापस कम हो जाना, केस कम नहीं हो पाना, इसको बोलते हैं सेकंड कंटिन्यूस एपिडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या था? पूरे होल वर्ल्ड में फैल जाना। तो आप समझ गए होंगे, आज इतना पढ़ लिया खूब है, कल इसके बाद और पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजी की सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ के आना। ये इतना समझ आ गया, स्पोरेडिक, स्कैटर्ड एरिया, इर्रेगुलर केस, एंडेमिक। 2 प्रकार का, हाइपर और हाइपर का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब ऑल एज, होलो का मतलब बच्चा, सिर्फ बच्चों में लोकल एरिया में पाई जाती है। ये दोनों समझ आ गया। इसके बाद से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। ओके, ठीक है, चलते हैं तो। हाँ हाँ, थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको।